कहानी शुरू होती है और अपनी फीमेल लीड थालिया को देखते हैं जो कि इस रोम एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस है। जो मेड उसके बाल बना रही थी वो कहती है, प्रिंसेस थालिया आप तो एक एंजल की तरह लग रही हैं। आप तो सच में एम्प्रेस की हूबहू नकल हैं। आप इस तरह से ड्रेस पहनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एम्प्रेस को देख रही हूँ जब वो 18 साल की थी। लेकिन तभी थालिया उसका हाथ झटक देती है और कहती है, बस हो गया, अब जाकर मेरे लिए ड्रेस लेकर आओ। फिर मेड एक ड्रेस लेकर आती है और कहती है, एम्प्रेस ने ये ड्रेस तब पहनी थी जब वो पहली बार इंपीरियल पैलेस गई थी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ उन्होंने आपके लिए तैयार करके रखी थी। और हाइनेस थालिया कहती, नैनी जो मेरी माँ ने कई वक्त पहले पहनी थी, तुम्हें उसकी हर डिटेल याद है। नैनी कहती है कि ऑफ कोर्स, आखिरकार मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा लग रहा था कि लेडी सेनेवियर इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती हैं। जब मैंने देखा था इतनी खूबसूरत इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे। यहाँ तक कि जब एम्परर ने उनको देखा था तो वो भी उन पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाए थे। थालिया कहती है, अगर अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मुझे तैयार कर दो। देखते हैं कि थालिया तैयार होती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो आईने में खुद को देखकर सोचने लगती है, आज मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हूँ और अगर ऐसा हो गया तो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों की नजरें सिर्फ मुझ पर टिक जाए। तो फिर इसके बाद कोई भी आयला जैसी को देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। एक इंटेंस भूख या इंपीरियल प्रिंसेस को ऐसा ही दिखना चाहिए। फिर वो एक कैंडल होल्डर उठाती है और उससे उस आईने को तोड़ डालती है। सोचने लगती, यहाँ तक कि हिज मैजेस्टी एम्परर भी उन पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाए थे। वो कुछ भी नहीं था सिवाय एक घटिया अफेयर के बजाय। फिर वो नैनी से कहती है कि मैं इस आईने से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मेरे लिए एक नया लेकर आओ। और थालिया सोचने लगती है, पुरानी एम्प्रेस के मरने के बाद मेरी माँ ने उनकी जगह ले ली। ये एक ऐसा बेशर्मी भरा गुनाह था जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं एग्जिस्ट करती हूँ। फिर देखते थालिया कैरेज में जाने वाली थी तभी एक लड़का कहता है, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं योर हाइनेस। थालिया कहती है, बकवास करना बंद करो और जल्दी से चलो। फिर देखते हैं कि वो कैरेज में बैठी हुई थी और सोच रही थी, इतना शानदार होता अगर आज रात की दावत में भी वही रंग दिखाई देते तो। मुझे उम्मीद है एक बड़ा हंगामा होगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो पैलेस पहुंच गई थी और अनाउंसमेंट होती है कि रोम एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस आ गई हैं। सब लोगों की नजरें उस पर टिक गई थी और वो सोच रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई महामारी हूँ। तभी कोई आकर थालिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। थालिया सोचती है, ये भी आयला के बिना दिमाग वाले फॉलोवर्स में से एक ही होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैं ऐसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए था। ये मेरे फादर का पैलेस है और आज रात जो दावत होने वाली है वो मेरे सिबलिंग्स की है। क्या मेरे यहाँ पर आने में कोई दिक्कत हो गई है। वो लड़का बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और आगे कुछ बोलता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं थालिया सोच रही थी कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा अपमानित होने के बाद शायद से आज हम लोग आयला गेटा को नहीं देख पाएंगे। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो उसका लाल चमकीला दिल बाहर निकल रहा है। काश मैं ऐसा कर पाती कि वो इतनी ज्यादा उल्टी करती कि उसका दिल बाहर आ जाता और वो मर जाती। मर जाओ आयला, मर जाओ, दोबारा कभी अपनी आंखें मत खोलना। वो ये सब सोच ही रही थी तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है कि योर हाइनेस, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। दिन गुजरते के साथ साथ तुम और खूबसूरत होती जा रही हो। और थालिया सोचने लगती है, शायद से इसका नाम काउंट सेरियन था। थालिया कहती है, क्या मेरी माँ ने तुम्हें मुझे कंपनी करने के लिए भेजा है। सेरियन कहता है कि हर मैजेस्टी एम्प्रेस को हमेशा आपकी फिक्र होती है प्रिंसेस, लेकिन अगर उनकी रिक्वेस्ट ना होती तो शायद से मैं आपसे बात नहीं कर पाता। जरा अपने आसपास देखिए, यहाँ पर जितने भी आदमी हैं उन सब की नजरें सिर्फ आपके ऊपर हैं। वो भी चाहते हैं वो आपके पास आ सके, आपके हाथ को चूम सके, लेकिन वो खुद को रोक रहे हैं क्योंकि उनमें से कोई भी प्रिंस को नाराज नहीं करना चाहता। और वैसे भी मैं काफी समय से उसकी नजरों में बुरा बना हुआ हूँ, इसीलिए आज मुझे आपको कंपनी देने के लिए कहा गया है और ये मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। थालिया कहती, क्या मेरी माँ ने अपनी बड़ी बेटी को बचाने के लिए कहा है जो कि यहाँ पर आकर एक ब्लैक शीप की तरह बर्ताव कर रही है। सेरियन कहता है कि हर मैजेस्टी ने मुझे हुक्म दिया है कि आप आज की दावत का मजा उठाएं और उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूं कि आज आप बाकी सब लोगों से अलग नजर आए। तो क्या
क्या आप मेरे साथ डांस करने का मुझे ये सम्मान देना चाहेंगी और हाइनेस। और थालिया सोचने लगती है कि सब लोग यही विश कर रहे होंगे कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊं या फिर एक चूहे की तरह कोने में जाकर बिल में छुप जाऊं, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है उन लोगों को ये सुकून देने का। फिर वो सेरियन के साथ डांस करने लगती है और सब लोगों की नजरें उन्हीं पर अटक जाती हैं। और वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इस वक्त थालिया को नहीं देख रहा था, लेकिन ये सब देखकर थालिया को तो बहुत मजा आ रहा था। फिर अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि प्रिंस और प्रिंसेस आ गए हैं। सेरियन कहता है काफी शर्म की बात है कि तुम्हारे फन के बीच में दखल दे दिया गया। फिर हमें बताया जाता है कि आयला रोम एम्पायर की फर्स्ट प्रिंसेस और गैरेथ रोम एम्पायर का क्राउन प्रिंस और आयला का ट्विन ब्रदर भी। सब लोग आकर आयला और गैरेथ को बधाइयां देने लगते हैं और कुछ लोग थालिया को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। थालिया सोचने लगती है चुप हो जाओ, मुझे उन लोगों से कंपेयर करना बंद करो। और थालिया के नजर में इस वक्त गैरेथ और आयला किसी सांप से कम नहीं थे। सेरियन कहता है ऐसा लगता है उन दोनों ने आपकी प्रेजेंस को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, तो अब आप क्या करने वाली हैं? क्या आप जाकर उनको ग्रीट करेंगी? शायद से यही वजह है ना जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर आई हैं। और थालिया को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने होठ को चबा रही थी। फिर वो अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ती है और जल्दी से पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी उसकी नजरें जाकर किसी इंसान पर अटक जाती हैं। फिर हमें बताया जाता है इसका नाम है बारकस लाइदस सियर खान और ये रोम इंपीरियल गार्ड्स का कैप्टन है। और सब लोग बस उसी को देख रहे थे। बारकस जाकर आयला को ग्रीट करने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ने जा रहा था, लेकिन थालिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी उसे मत छुओ, मैंने कहा कि बारकस को मत छुओ। तभी सेरियन कहता है कि मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम लोग बॉल रूम से चले जाए। तभी थालिया को होश आता है और वो सोचने लगती है बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं आई थी कि इतने पैथेटिक तरह से वापस चली जाऊं। फिर वो जाकर उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है हेलो माय रिस्पेक्टेड ब्रदर और मेरी डियर सिस्टर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम रिकवर हो गई। जब हम पिछली बार मिले थे तो तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। और तभी आयला मुस्कुरा कर कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। और थालिया को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो सोचने लगती है ये इस तरह का चेहरा कैसे बना सकती है, जबकि ये बात अच्छे से जानती है इसको जिसने जहर दिया था वो मैं ही थी। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं इसके गुस्से के काबिल ही नहीं हूँ, जैसे कि ये किसी ऐसी चीज को देख रही है जो बहुत बेकार है। मुझे उसे उल्टी कराने वाली दवा नहीं बल्कि एक जानलेवा जहर दे देना चाहिए था, भले ही मुझे इसके लिए फांसी की सजा क्यों ना हो जाती या फिर मुझे अनंत काल तक नर्क में क्यों ना जलाया जाता। मुझे उसी वक्त इसकी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए था। और तभी गैरेथ थालिया से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी शक्ल यहाँ पर दिखाने की? क्या तुम्हारी माँ ने यहाँ पर आकर मेरी प्यारी प्रजा को सेड्यूस करने के लिए कहा था? तुम सच में कितनी ज्यादा वल्गर हो। थालिया कहती क्या कहा वल्गर? मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया। आज जो मैं ड्रेस पहनी हूँ ये वही ड्रेस है जो मेरी माँ ने तब पहनी थी जब वो पहली बार एम्परर से मिली थी। ये बहुत मीनिंगफुल ड्रेस है और हमारे पिता को ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है। तभी आयला आकर गैरेथ को रोक लेती है और थालिया से कहती है खैर यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, स्पेशली मेरे लिए। मैं चाहती हूँ जितने ज्यादा लोग हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे उतनी अच्छी बात है। और वो बारकस का हाथ पकड़ के कहती है हमारी ऑफिशियल वेडिंग डेट आखिरकार सेट हो चुकी है। बसंत का मौसम शुरू होगा तब मैं सियर खान फैमिली में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन बेशक उससे पहले प्रीस्ट का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे तीर्थ यात्रा पर निकलना होगा और मैं उससे पहले निकलने वाली हूँ जब बहुत गर्मी होने लगेगी। इसलिए मैं आज आखिरी बार तुम्हें देख रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं जाने से पहले तुमसे मिली और तुम्हें गुड बाय कह पा रही हूँ। इसलिए आज आखिरी बार तुम दावत का मजा उठाओ। अब थालिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो आयला पर वाइन फेंक देती है, लेकिन बारकस ने नोटिस कर लिया था। वो उसके हाथ को झटक कर दूसरी तरफ कर देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आयला के ऊपर ड्रिंक गिर गई थी। सब ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और थालिया कहती है मैं हर रोज ये दुआ करूंगी तुम जल्दी ही ऐसी हालत में दिखने लगो। तभी बारकस आकर थालिया के हाथ को कस के पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अभी तक रियलाइज नहीं हुई है कि एक ऐसी सीमा होती है जिसको तुम पार नहीं कर सकते। वो थालिया के हाथ को बहुत तेज दबाने लगता है जिस वजह से थालिया को बहुत दर्द हो रहा था। बारकस कहता है कि आखिरकार तुम
तुम कब सेटिस्फाई होने वाली हो? अपनी सबसे बुरी पर्सनालिटी दिखाने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा। थालिया कहती है कि मैंने अपनी सबसे ज्यादा बदतर पर्सनालिटी दिखाई। महान यंग मास्टर शेर खान, इतना अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जरा से भी बदतर पर्सनालिटी के बारे में जानते हो? जहाँ पर तुम खड़े हो वहाँ से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नीची नजर आ रही होंगी, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज्यादा बदतर होने से बहुत दूर हूँ। और थालिया बारकस की आंखों को देखकर सोचने लगती है, इन आंखों के अंदर एक गहरा दलदल मंडरा रहा है और ये आदमी मुझे जल्दी ही इस दलदल के अंदर ढकेल देगा। और अगर ऐसा है तो मैं गायब होने से पहले उसके फ्यूचर पर निशान जरूर छोड़ दूंगी और यही एक लौता रास्ता है जिस वजह से ये सब कुछ फेयर रहेगा। और तभी आयला आकर बारकस से कहती है कि बारकस, मैं अपने कपड़े बदलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो? इसीलिए बारकस रुक जाता है और आयला को वहाँ से ले जाने लगता है। थालिया को देखते हैं उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भरी हुई थी। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सेरियन आकर कहता है, योर हाइनेस, मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम लोग अब दावत से चले तो। थालिया कहते, क्यों? क्या तुमने पहली प्रिंसेस की बात नहीं सुनी कि मैं जब तक चाहूँ दावत का मजा उठा सकती हूँ? सेरियन कहता है, मैं जानता हूँ योर हाइनेस, लेकिन एक बीस्ट है जो कि आपको घूर रहा है। और देखते हैं कि वहाँ पर गैरेथ खड़ा हुआ था जो कि थालिया को गुस्से से घूर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि थालिया गैरेज में जा रही थी, तभी कोई आकर उसे जोर का धक्का मारता है जिस वजह से वो गैरेज के अंदर जाकर गिरती है। वहाँ पर गैरेथ खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में इस वक्त बहुत गुस्सा था। वो थालिया से आकर कहता है, हम बस किसी तरह से तुम्हारे एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त कर रहे हैं, काफी वक्त से हम बस सहे जा रहे हैं। वो थालिया के गले को दबाने लगता है जिस वजह से थालिया को बहुत दर्द हो रहा था। थालिया अपने नाखूनों से उसके हाथ पर खरोंचे मारती है कि उसके हाथ से खून निकल रहा था। गैरेथ कहता है, छोटी बहन, तुम्हें इतना ज्यादा खरोच मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इससे भी कई ज्यादा तुमसे नफरत करते हैं। फिर वो थालिया को छोड़ देता और थालिया के बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है। वो गैरेथ से बाहर आता है, उसके हाथों पर बहुत बुरे खरोच के निशान थे। ये देखकर सेरियन और गार्ड दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन गैरेथ जाने से पहले कहता है, तुम्हारी माँ बेकाबू होकर दौड़ रही है और तुम्हारे जैसे नाजायज बच्चे का इंपीरियल पैलेस पे हंगामा बचाना सिर्फ इस बार था। फिर वो चला जाता है और सेरियन आकर थालिया को चेक करता है, लेकिन वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि थालिया अपने नाखूनों को देख रही थी। मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे इन्हें और ज्यादा नुकीला कर लेना चाहिए था, तब ये इतने ज्यादा अंदर जाते कि सीधा हड्डियों पर खरोच मारते। फिर वो कुछ याद करती है जिसमें एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर पड़ी थी और थालिया सोचने लगती है कि यहाँ तक कि पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि हमें छोटी थालिया दिखाई जाती है। उसकी माँ कहती है, आखिरकार मेरी बेटी का इंपीरियल फैमिली में नाम दर्ज हो गया। थालिया, अब से ये तुम्हारी नई जगह होने वाली है, क्या तुम खुश हो? लेकिन थालिया को बहुत डर लग रहा था, जिस तरह से लोग उसे घूर रहे थे वो बहुत ज्यादा डर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो जंगल में काफी अंदर आ पहुंची थी। उसे गड्ढे के अंदर एक छोटी चिड़िया नजर आती है और थालिया बताने लगती है, उस वक्त माँ ने पुरानी एम्प्रेस की निशानियों को मिटाने के लिए सारे गार्डन से फूलों को हटा दिया। और थालिया चिड़िया को देखकर सोच रही थी, क्या ये ऊपर ट्री से गिरी है? वो हल्का सा अंदर जाती है, तभी जाकर गड्ढे में गिर जाती है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। और थालिया सोचने लगती है कि मुझे एक छोटी सी चिड़िया की फिक्र क्यों हो रही है, मैं एक बेवकूफी वाली चीज कर रही हूँ, वो भी बिना किसी वजह के। वो वापस जाने लगती है, तभी वो चिड़िया थोड़ी सी आवाज निकालती है। थालिया आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उसे हाथ में उठाती है और सोचती है, ये तो अभी तक जिंदा है। चिड़िया के पर थालिया के हाथ से टकराते हैं और थालिया को बहुत अच्छा लगता है। थालिया सोचती है, एक छोटी सी चिड़िया जो कि अपना घर खो चुकी है, उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तभी वहाँ पर कोई लड़का आकर कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? और देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि छोटा बारकस था। थालिया की नजरें बारकस की आंखों के ऊपर अटक जाती हैं। फिर वो कहती है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? मैं गड्ढे में गिर गई हूँ और वापस चढ़ नहीं पा रही। और बारकस सोचने लगता है कि आखिरकार ये वहाँ पर करने के लिए क्या गई थी। फिर वो भी गड्ढे में आ जाता है और उसके भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो थालिया की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और थालिया कहती है, मैं नहीं पकड़ सकती क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में कुछ है। बारकस कहता है, क्या वो जरूरी चीज है? थालिया कहती है, वो जरूरी तो नहीं है। बारकस कहता है, तो फिर उसे फेंक दो। थालिया कहती है, वो जरूरी नहीं है पर मैं उसे नहीं फेंक सकती। और फिर बारकस
थालिया को अपनी गोद में उठा लेता है। थालिया ब्लश करने लगती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। बारकस कहता है कि हिलना बंद करो और बस ऐसे ही रहो। फिर बारकस उसे गड्ढे से बाहर निकाल लाता है और अपने जूतों को देखकर कहता है कि ये तो बहुत खराब हो गए। थालिया कहती है कि इसलिए खराब हुए क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे, तो इसका मुआवजा मैं तुम्हें दे दूंगी। तुमने जो पहना हुआ है मैं उससे भी बहुत ज्यादा महंगा कुछ खरीद के दे सकती हूँ। मैं अपनी अटेंडेंट से तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने के लिए भी कह दूंगी। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान की बेटी हूँ। तभी बारकस कहता है कि इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम काफी घमंडी हो रही हो। ये सुनकर थालिया काफी एम्बेरस हो जाती है और सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई एम्परर की बेटी से ऐसे बात करने की। फिर बारकस एक पेड़ के पास रुकता है और कहता है कि तुम अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई हो। फिर थालिया उसे चिड़िया दिखाती है और बारकस कहता है क्या ये एक चिड़िया है। थालिया कहती है कि ये मट्टी के अंदर गिर गई थी, मैं निकाल रही थी इसे बाहर और ये काफी गंदी हो गई है। तभी बारकस उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ तो काफी ठंडे हैं, ये बताओ कि आखिर तुम वहाँ पर कितनी देर से खड़ी हुई थी। थालिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती और उसको घूरने लगती है। फिर अचानक से कहती है तुम जानते हो कि तुम्हारी आंखों के अंदर एक सिल्वर क्राउन है। ये सुनकर बारकस काफी हैरान हो जाता है। वो उससे कुछ कहने जा रहा था लेकिन फिर चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ पल वो उसकी आंखों में देखने लगता है और सोचता है कि मेरी आंखों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तभी वहाँ पर नैनी थालिया को आवाज लगाते हुए आ जाती है। थालिया कहती है कि लगता है अब मुझे जाना होगा। थालिया के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे और पूरे भीग भी गए थे और बारकस उसे देखकर कुछ सोच रहा था। फिर वो धीमे से थालिया को नीचे उतार देता है। फिर थालिया को भी एहसास होता है कि उसके हाथ काफी ठंडे हैं। वो बारकस से कहती है क्या तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, और वो सोचने लगती है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं और तुम्हारे अभी भी गर्म है। फिर बारकस उसके हाथ से उस चिड़िया को ले लेता है। तभी थालिया थोड़ी सी उदास होकर कहती है क्या ये चिड़िया जिंदा रहेगी, और बारकस कहता है कि हाँ ये जरूर जिंदा रहेगी। फिर थालिया भागकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन पीछे मुड़कर बारकस की तरफ देखती है और सोचती है वो अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गया, क्या वो देख रहा है कि मैं पहले चली जाऊँ। तभी नैनी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ पर गई थी, तुम्हें पता भी है कि लेडी सेनेवियर तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं और तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है, तुम हिज मैजेस्टी से मिलने वाली हो। थालिया कहती है मैं बस वॉक पर गई थी, और नैनी कहती है कि तुम ऐसे मौसम में वॉक पर गई थी। फिर थालिया जाने से पहले पीछे मुड़कर देखती है तो बारकस वहाँ से जा चुका था। कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि सामान ले जा रहे थे। थालिया खिड़की के पास खड़ी होकर उन लोगों को देख रही थी और सोच रही थी पूरे इंपीरियल पैलेस में इस वक्त बहुत शोर हो रहा है क्योंकि कुछ ही दिनों में फर्स्ट प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस तीर्थ यात्रा पर निकलने वाले हैं। ग्रेट एम्परर जो कि इस रोम एम्पायर के फाउंडर थे, उनके वंशज होने के नाते ये प्रथा करना जरूरी है। औरतें ज्यादातर शादी से पहले जाती हैं और आदमी 20 साल के होने के बाद जाते हैं, और मान्यता के आधार पर जिन लोगों का जन्म सेम दिन पर हुआ है उन लोगों को साथ में गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए जाना होगा। इसीलिए फर्स्ट प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस दोनों के लिए तैयारियां की जा रही हैं, और उन लोगों के प्रोटेक्शन का जो इंचार्ज है वो इंपीरियल गार्ड्स का कैप्टन बारकस है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से बारकस भीगने लगता है, और थालिया उसको देखकर सोच रही थी उसी दिन की तरह फिर से बारिश हो रही है। उस दोपहर जब मैं वापस आई थी तो ना ही मेरे फादर आए थे और ना ही मेरी माँ आई थी। मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। मैं सोच रही थी काश मैं उसके पीछे चली जाती। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं गार्डन में उसे ढूंढने के लिए जाती थी, लेकिन मुझे दोबारा वो लड़का कभी दिखाई नहीं दिया। फिर छोटी थालिया को देखते हैं जो अपने कमरे में लेटने के लिए आती है, लेकिन उसे काफी ठंड लग रही थी और वो उसी पल को याद करती है जब उसे बारकस के हाथों की वो गर्माहट महसूस हुई थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं थालिया जाते हुए सोच रही थी क्या वो मेरा इल्यूजन था जो कि मेरे अकेलेपन ने बनाया था, शायद से वो कोई ऐसा हो जो कि एग्जिस्ट करता ही ना हो। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बारकस था जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। वो अपने बटलर से कहती है कि वो इंसान, क्या आपको पता है कि वो कौन है? बटलर कहते हैं कि वो ट्रेनी नाइट्स है जो कि इंपीरियल गार्ड बनने की तैयारी कर रहे हैं, और वो सारे बच्चे एक बहुत अच्छी नोबल फैमिली से आते हैं। थालिया बारकस के बारे में पूछने जा रही थी, तभी बटलर कहते हैं कि हिज मैजेस्टी इंतजार कर रहे होंगे इसलिए जल्दी चलिए। और थालिया सोचने लगती है कि मेरे फादर यानी कि एम्पर को मेरे अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे
मुझसे छीन लिया। इस वक्त मैं उनके सामने खड़ी हूँ, फिर भी वो मुझे देख नहीं रहे। हालांकि मैं एकदम अपनी माँ की तरह दिखती हूँ जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं। और एम्परर कहते हैं कि आज से तुम इंपीरियल फैमिली की तहजीब सीखने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ टीचर्स को तैयार किया है। तो फिर हर रोज शाम होने से पहले मेन पैलेस आ जाना। तुमसे जो छूट गया है उसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। हालिया फिर से उसी जगह पर वापस आती है जहाँ पर बारकस ट्रेनिंग कर रहा था और वो सोचने लगती है क्या वो फिर से यहाँ पर कल आएगा। फिर अगली सुबह देखते हैं वो क्लासेस करने के बाद फिर से उसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर बारकस ट्रेनिंग कर रहा था और थालिया खुश होते हुए उसे देखने लगती है और सोचने लगती है कि उस दिन के बाद से जब भी मेरे लेसन खत्म होते थे मैं उसको देखने के लिए जाती थी। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि उस चिड़िया का क्या हुआ, क्या वो मर गई, क्या तुमने उसे कहीं दफना दिया या फिर वो ठीक थी और उड़कर कहीं दूर चली गई। और इसके अलावा क्या तुम्हारी आंखों में अभी भी वो सिल्वर क्राउन है। तभी अचानक उसके पीछे उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम क्या देख रही हो। अपनी माँ को अचानक से देखकर थालिया बहुत ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन उसकी माँ यानी कि एम्प्रेस समझ जाती हैं और वो कहती हैं कि वो ग्रैंड ड्यूक सियर खान का बेटा है। थालिया सोचने लगती है सियर खान, मुझे लग ही रहा था कि वो एक बहुत बड़ी नोबल फैमिली से आता है। तभी एम्प्रेस कहती है क्या तुम उस लड़के को पाना चाहती हो। थालिया बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी एम्प्रेस उसके गाल पर किस करती हैं। फिर वो उसके कान में कहती हैं कि अगर तुम सच में उसे चाहती हो तो फिर मैं उस बच्चे को तुम्हें तोहफे के तौर पर दे सकती हूँ, लेकिन वो फ्री नहीं होने वाला। अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स का दिल जीतना पड़ेगा। और इस वक्त वो थालिया से सारी तहजीब सीखने के बारे में कह रही थी। थालिया बहुत एम्बैरेस हो जाती है। वो बुक को उठाकर वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि मैं इस तरह से क्यों भाग रही हूँ। मुझे हर रोज उनकी बहुत याद आती थी क्योंकि वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आती थी। मुझे पढ़ाई से नफरत है और मैं उनसे पूछना चाहती थी कि वो मेरे साथ क्यों नहीं रुकती, लेकिन उन आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरी कीमत तौल रही हैं, इसलिए मैं डर गई। जब मैं टैरन फैमिली में थी तो सब कुछ मैं सह लेती थी क्योंकि उस वक्त मेरी माँ मेरे साथ में थी, लेकिन अब सब बदल गया है। वो इस एम्पायर की एम्प्रेस बन गई हैं। एक अजीब माँ, एक अजीब जगह और बहुत सारे अजीब लोग। फिर वो लेटी हुई थी और सोच रही थी प्लीज कोई तो आकर मुझे थाम लो। और ये सब सोचते हुए भी वो सिर्फ बारकस को याद कर रही थी। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं। उसे नहलाया जा रहा था, वो भी एक बहुत रफ ब्रश के साथ। फिर उसके बहुत तेज बाल बांधे जाते हैं। फिर देखते हैं वो तैयार हो गई थी और सोच रही थी चलकर अब उसे ढूंढते हैं। तभी एक मेड कहती है कि वो कहाँ चली गई। दूसरी मेड कहती है अरे कोई बात नहीं, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ थालिया को देखते हैं जो गार्डन में आ गई थी और हर तरफ बारकस को ढूंढ रही थी। थोड़ी दूर आने के बाद वो सोचती है कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरी उंगलियां सूज गई हैं। क्या होगा अगर मैं दोबारा उसे कभी ना देख पाई तो। मैं उसके पीछे इस तरह से क्यों पड़ी हूँ जबकि हम सिर्फ एक बार मिले हैं। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तुम गड्ढे में पड़ी उस लड़की को अनदेखा कर सकते थे, तुम वहाँ से गुजर कर जा सकते थे, लेकिन तुमने अपने कपड़ों को गंदा करा और उस मट्टी से मुझे बाहर निकाला। तुमने मुझे अपने हाथों में उठाया और मेरी आंखों के अंदर देखा और तुम उस नन्ही सी चिड़िया को भी अपने साथ ले गए थे। क्या मुझे अब यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। वो ये सोच ही रही थी, तभी अचानक से उसे बारकस नजर आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो उससे हे करके आवाज लगाने लगती है, लेकिन बारकस इतना दूर था कि उसकी आवाज उस तक पहुँच नहीं रही थी। थालिया सोचने लगती है कि आखिरकार वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। तभी उसकी ड्रेस में उसका पैर फंसता है और वो गिरते गिरते बचती है और इसी वजह से बारकस उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। थालिया उदास होकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसके कानों में किसी के बात करने की आवाज आने लगती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर छोटी आयला थी और बारकस भी वहीं पर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आयला की बातों को सुनकर बारकस मुस्कुरा रहा था। ये देखकर तो थालिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है और थालिया सोचने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी इस तरह से देखे। वो दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। फिर वो खुद को समझाती है कि कोई बात नहीं क्योंकि मैं इंपीरियल प्रिंसेस हूँ। वो मुस्कुराहट के साथ उन लोगों को हाय बोलती है और बारकस के रिएक्शन को देखकर सोचती है क्या इसने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मेरे कपड़े उस दिन बहुत गंदे थे। लेकिन तभी अचानक
आयला बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देती है और बारकस से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज बारकस इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, उसे यहाँ पर कदम मत रखने देना, मैं उसकी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। बारकस भी थालिया को घूरने लगता और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। थालिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसे कोई धक्का मारता है जिस वजह से वो दूर जाकर गिरती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। देखते हैं कि उसे धक्का गैरेथ ने मारा था और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कदम रखने की। वो थालिया को पैरों से मारने लगता है। तभी 2 गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। गैरेथ कहता है कि इस दुनिया से गायब हो जाओ तुम घटिया नाजायज बच्ची। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, थालिया अपने कमरे में खड़ी हुई थी और 2 मेड्स बातें कर रही थी। प्रिंस गैरेथ के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय नाराज होने के, क्योंकि पुरानी एम्प्रेस को गुजरे हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये सब थालिया भी सुन रही थी और सोचने लगती है कि इसका मतलब वो दोनों मेरे हाफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं। पुरानी एम्प्रेस के गुजरने की 1 महीने बाद ही मेरी माँ मुझे यहाँ पर ले आई थी और उसके बाद उन्होंने तुरंत पुरानी एम्प्रेस के सारे निशानों को मिटा दिया। वो गार्डन इकलौती ऐसी जगह थी जिसको वो मिटा नहीं पाई। बारकस, लाइदोस, शेयर खान, पुरानी एम्प्रेस के शेयर खान फैमिली दूर के रिश्तेदार थी और सब बात कर रहे थे कि जब से बारकस पैलेस में आया था तब से एम्प्रेस उसका ख्याल रख रही थी। मुझे बस उसका नाम पता चला था, अब वो मुझे देखकर कभी नहीं मुस्कुराएगा क्योंकि मेरी माँ उसके लिए दुश्मन है और शायद से मैं भी होंगी। लेकिन मुझे क्यों गिल्टी महसूस हो रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करा। इस पूरे वक्त मुझे जिस पानी से नहलाया जाता था वो बर्फ की तरह ठंडा था। रफ ब्रश के साथ मेरी पीठ को घिसा जाता है और मुझे जो खाना दिया जाता है वो एकदम ठंडा होता है और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि वो मेरी पनिशमेंट है। और मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम प्यार का तोहफा हो, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, थालिया जा रही थी और 2 मेट आपस में बातें कर रही थी। पुरानी एम्प्रेस काफी अच्छी थी, वो इतने दर्द में मरना डिजर्व नहीं करती थी और वो लड़की वो तो बस प्रिंसेस के नाम पर एक कचरा है, वो तो बस एक बेकार से अफेयर का एक प्रोडक्ट है। थालिया ये सब कुछ सुन रही थी। फिर वो सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है और वो जो दोनों मेट बात कर रही थी वो उसे घूर कर देखने लगती हैं और थालिया बताती है उस दिन के बाद से मेरी बुलिंग और भी ज्यादा बदतर होती चली गई। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, थालिया को खाना दिया जाता है और वो देखकर हैरान होती है क्योंकि वो खाना गर्म था और वो सोचने लगती है मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ जितने भी लोग हैं वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। क्या मुझे पनिश करने वाली जो इनकी इच्छा थी वो खत्म हो गई है? शायद इस दुनिया में आने के लिए अब इन्होंने मुझे माफ कर दिया हो। फिर वो एक निवाला लेती है और उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे बहुत अजीब लगने लगता है क्योंकि सारी मेड्स हंस रही थी। लेकिन फिर भी थालिया अगली बाइट लेने जा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा निकलता है। वो बहुत उल्टी करने लगती है और सोचती है क्या असली बात अकेलापन है? दुनिया की सबसे आलीशान जगह में भी मुझे भूख से लड़ना पड़ रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं, ना खाना खाने की वजह से थालिया की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसकी माँ उससे आकर कहती है कि तुम्हारी हालत इस तरह की कैसे हो गई? नैनी बहुत ज्यादा बात का बतंगड़ बना रही थी, इसलिए मैं चेक करने के लिए आ गई। अपनी माँ को देखने के बाद थालिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। एम्प्रेस कहती है तो तुम अभी तक वही खा रही थी जो नैनी ने तुम्हें फ्रूट या फिर शहद ला कर दिया था। थालिया कहती है कि मॉम वो लोग बस आपकी और मेरी बेइज्जती करे जा रहे हैं, प्लीज मेरी बुलिंग को रुकवा दीजिए। प्लीज उन लोगों से कहिए कि वो लोग कभी भी मुझे दोबारा चोट ना पहुंचाए। तभी एम्प्रेस कहती है कि लेकिन आखिर मैं ऐसा क्यों करूं? थालिया मेरी बात सुनो, ये जगह तुम्हारी है और यहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सारी की सारी तुम्हारी प्रॉपर्टी हैं। अब तुम 9 साल की हो गई हो, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी चीजों को संभाल नहीं पा रही, तुम अपनी माँ से शिकायत कर रही हो। एक बात जान लो कि तुम एम्परर की बेटी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी
बेकार बात है, खुद के ऊपर हावी कैसे होने दे रही हो। अपनी ही बेटी को इतना बेवकूफों और कमजोरों की तरह व्यवहार करता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। थालिया तो अपनी माँ की बात सुनकर बहुत हैरान थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एम्प्रेस कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक काबिल गार्ड देती हूँ। वो एक लड़का है और मैं उसे काफी लंबे समय से बड़ा कर रही हूँ। अगर तुम उसका इस्तेमाल अच्छे से करोगी तो वो बहुत यूजफुल रहेगा। थालिया कहती है मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है, मैं बस आपके साथ रुकना चाहती हूँ मॉम। तभी एम्प्रेस उसे घूरने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ मुझसे शुरू हुआ है। तुम्हें पता है कि लोग मेरे खाने के अंदर चूहा क्यों नहीं डालते, मेरा पानी हमेशा गर्म क्यों रहता है और मेरी डाइनिंग टेबल हमेशा शानदार क्यों होती है। वो मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते। क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, वो मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत तक नहीं कर सकते क्योंकि वो सब लोग मुझसे डरते हैं। और ये जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग मुझसे जलते हैं और बहुत सारे लोगों को मुझसे घिन भी आती है, लेकिन वो मुझसे सावधान रहते हैं, मुझे एक आसान शिकार नहीं समझते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी प्रेजेंस उनके लिए खौफनाक है। एक बात को याद रखना, जो चीजें स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत होती हैं वो लोगों का टारगेट बन जाती हैं, लेकिन जो चीजें खूबसूरत और कमजोर होती हैं उन्हें लोग इजीली टारगेट करके हटा देते हैं। स्पेशली इंपीरियल पैलेस में अगर तुम उन बीस्ट से कुचले जाने से बचना चाहती हो तो सबसे बेहतर यही तरीका है कि तुम उन्हें अपनी कमजोरी को ना ढूंढने दो। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। रात को थालिया डरी सहमी लेटी हुई थी और सोच रही थी मुझे कुचला जा रहा है और कोई भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, कमजोरों को कुचला जाता है। मैं कमजोर इसलिए बन गई क्योंकि मैं ऐसा बर्ताव कर रही थी कि मैं ही दोषी हूँ और ये सब कुछ मेरे बर्ताव से पता चलता है। झुक कर चलना, बड़बड़ा कर बोलना, पता नहीं मैंने ये सब बर्ताव करना कब शुरू कर दिया, जैसा मैं इन सब की हकदार हूँ। इसलिए उन लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं उनका विरोध नहीं करूंगी। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं। थालिया आईने में खुद को देखकर सोच रही थी कि मैं इतनी कमजोर कब हो गई, मैं उस चूहे की तरह नजर आ रही हूँ जो कि मेरे खाने में निकला था। तभी एक मेड आकर कहती है तुम बड़ी जल्दी उठ गई, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। लेकिन थालिया कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो मेड कहने लगती है शाही परिवार के अनुसार योर हाइनेस आपको खुद को अच्छे बनाए रखना होगा। लेकिन थालिया नैनी को आवाज लगाने लगती है और नैनी वहाँ पर आती है। थालिया कहती अब से मेरी नैनी मेरी ग्रूमिंग के काम को संभालेगी और माँ ने मुझसे कहा था कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो, या फिर ये बताओ कि तुम एम्प्रेस के ऑर्डर को नकारना चाहती हो। और वो मेड सोच रही थी आज इसको अचानक से क्या हो गया। फिर मेड वहाँ से चली जाती है और थालिया नैनी से कहती है अब से मुझे नहलाने का काम और कपड़े पहनाने का काम तुम करोगी, सुनाई दिया। लेकिन मेड उबासी लेते हुए कहती है ठीक है माई लेडी। लेकिन थालिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मुझे योर हाइनेस कहा करो, दोबारा थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाना अगर तुमने दोबारा मुझे माई लेडी कहकर पुकारा तो। फिर वो रूम से बाहर आती है तो वहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। थालिया सोचने लगती शायद से ये वही काबिल गार्ड है जिसके बारे में माँ बात कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और उसके लिए खाना लाया जाता है। थालिया खाने को चेक करती है तो इस बार उस पे एक मरी हुई चिड़िया थी। थालिया फिर मेड को वहाँ पर बैठने के लिए कहती है। पहले तो मेड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन थालिया एक टी पॉट उठाकर उसके सर पर जोर का मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को इग्नोर करने की। ये देखकर तो सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। थालिया गार्ड से कहती है इस औरत को मेरे बगल में बिठाओ। फिर गार्ड जबरदस्ती मेड को दूसरी सीट पर बिठा देता है। थालिया कहती है कि मैं तुम्हारे काम की सराहना करती हूँ, तुम हर रोज मेरे खाने को तैयार करती हो, इसलिए आज मैं अपने खाने को तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए तुम खाने का आनंद लो, ठीक है। मेड हिचकिचा रही थी। थालिया कहती है तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो, लेकिन ना खाने के पीछे क्या कोई कारण है। फिर वो चिल्ला कर कहती है मैंने कहा कि खाना शुरू करो। मेड डर कर वहाँ से भागने लगती है। तभी गार्ड उसे पकड़कर फिर से बिठाल देता है। मेड कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी योर हाइनेस। थालिया कहती है अगर तुमने खाने का आखिरी निवाले तक नहीं खाया तो फिर तुम अपने पैरों से चलकर यहाँ से नहीं जा पाओगी। मेड गार्ड की तलवार की तरफ देखने लगती है और फिर से थालिया से माफी मांगने लगती है। थालिया कहती है मैं तो तुम पर दया दिखा रही हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे रही हूँ। अगर अब तुम्हें ये बात समझ आ गई है तो चुपचाप खाना खाओ।
खाओ। वो मेड बहुत ज्यादा कांपने लगती है। थालिया कहती है गार्ड जरा इसका हाथ टेबल के ऊपर रखो। फिर थालिया चाकू उठा कर कहती है अब जब तुम मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर रही हो तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय तुम्हारी उंगलियों को काटने के। मेड चिल्ला कर कहती है ठीक है मैं खाना शुरू करती हूँ। फिर वो मेड खाना शुरू करती है और ये देखकर सब लोगों की अंदर से रूह कांप गई थी। थालिया उन लोगों को घूरने लगती है और सब लोग अपनी नजरों को नीचे कर लेते हैं। खाना खाकर उस मेड की हालत खराब हो गई थी। थालिया कहती है अब यहाँ से कचरे को साफ करो और मेरे लिए कुछ साफ अच्छा गर्मा गर्म खाना लेकर आओ। फिर नेक्स्ट सीन में थालिया बताती है उसके बाद से मेरी बुलिंग रुक गई, जैसे कि वो सब कुछ एक सपना था। सब लोग सावधानी से मेरे साथ पेश आते थे और जल्दी ही मेरे बारे में अफवाहें उड़ने लगी। सेकंड प्रिंसेस आखिर वो इस तरह से लोगों को कैसे टॉर्चर कर सकती है? वो सच में एक चुड़ैल है। एक सांप का झुंड इस इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस आया है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एम्प्रेस थालिया से मिलने आई थी और कहती है आज तो मेरी बेटी बहुत कमाल की लग रही है। को देखकर थालिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो अपना मुंह मोड़ लेती है। एम्प्रेस कहती है कि तुम बहुत नाराज होगी ना क्योंकि मैं काफी वक्त बाद तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हारे लिए गिफ्ट को तैयार करने में मुझे काफी वक्त लगा। मैंने सुना था कि तुमने सर्वेंट्स को कितने अच्छे से सबक सिखाया है। तुमने अपनी माँ को बहुत फक्र महसूस करवाया, इसलिए तुम ये तोहफा तो डिजर्व करती हो। इससे मिलो, ये है हैंडसम नाइट जो कि अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला है। थालिया देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसके सामने बारकस खड़ा हुआ था। बारकस कहता है कि मेरा नाम बारकस रायदो को सियर खान है और मुझे काम सौंपा गया है जब तक कि योर हाइनेस की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी नहीं आ जाती तब तक मैं उनकी सेवा करूंगा। थालिया तो शौक थी और सोचती है ये तो वही है, मुझे अब इससे क्या कहना चाहिए। लेकिन वो देखती है कि बारकस उसे बहुत कोल्ड नजरों के साथ देख रहा था। ये देखकर थालिया को वही पल याद आता है कि वो किस तरह से आयला के साथ मुस्कुरा रहा था और थालिया सोचने लगती है इस महल के अंदर मेरी जो छोटी सी उम्मीद था वो सिर्फ ये एक लड़का था, लेकिन तुम भी एक नंबर के गधे के बच्चे निकले। वो बारकस से कहती है हे मुझे इस तरह से देखना बंद करो और मुझे अच्छे से ग्रीट करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रिंसेस से रिस्पेक्ट के साथ कैसे बात करते हैं? तभी बारकस उसके सामने झुक जाता है और कहता है जैसी आपकी मर्जी और हाइनेस। और थालिया सोचने लगती है कि तुम उम्मीद नहीं हो, तुम मेरे लिए दर्द का कारण बनोगे और ये दर्द मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। और प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। बारकस को देखते हैं जो अपने घोड़े के पास खड़ा हुआ था। आयला उसे देख रही थी और बाकी लोग भी उसे चेयर कर रहे थे। क्या आप जाकर उनसे बात नहीं करेंगी? और आयला सोचने लगती है कि बारकस पहले से ज्यादा इंसान नजर आ रहा है। जब हम पहली बार मिले थे तो वो एक खाली शेल की तरह था जिसके अंदर कुछ नहीं था। वो बहुत छोटा था जब इंपीरियल पैलेस आ गया था। अंडरग्राउंड ट्रेनिंग, ब्रेन वॉशिंग वाली ट्रेनिंग, इतनी ट्रेनिंग्स के बाद उसके अंदर की इमोशंस तो खत्म ही हो गए थे। मेरी माँ को उसके बारे में पता चला और उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर से सब कुछ खाली हो चुका था। गुस्सा, लालच, प्लेजर कुछ भी नहीं बचा था। अब उससे हिलने के लिए कहा जाता था तभी वो हिलता था। वो एक खाली शेल की तरह था जिसके अंदर इतने भी इमोशन नहीं थे कि उसे खाने और सोने का मन करे। एक बार जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो बारकस रॉयल गार्ड का काम छोड़ देगा और ग्रैंड ड्यूक के उत्तराधिकारी के तौर पर सब कुछ सीखना शुरू कर देगा। बारकस हमेशा पोलाइट रहता है तो फिर क्यों मुझे ये बात असली नहीं लग रही है कि वो मेरा हस्बैंड बनने वाला है। एक खूबसूरत लड़का जो कि मेरी माँ की साइड पर हमेशा खड़ा हुआ था। हमारी शादी पॉलिटिकल मैरिज है लेकिन मैं एक दिन उसकी बीवी बन जाऊंगी और उसके उत्तराधिकारी को भी पैदा करूंगी। अगर मैं इसी तरह से अपना अफेक्शन उसके ऊपर बरसाती रहूंगी तो क्या पता किसी दिन उसका ये जमा हुआ दिल पिघल जाए। बारकस की कोल्ड नजरों को देखने के बाद उसे फिर से झटका लगता है। बारकस कहता है क्या तुम्हें कुछ काम था क्या? आयला कहती है मैं बस देखने के लिए आई थी कि जाने की तैयारियां कैसी चल रही हैं। बारकस कहता है कि हमारा काम बस खत्म होने वाला है। तैयारी में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया था क्योंकि गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। आयला कहती है मुझे लगता है कि काम थोड़ा गैरेथ की वजह से बढ़ गया है और देखते हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि गैरेथ को चाहिए थे पूरे 20 सर्वेंट्स, पर्सनल शेफ चाहिए था, उसका मनोरंजन करने के लिए भी तो कोई चाहिए था और एक टेलर भी। आयला कहती है इस परेशानी के लिए मुझे माफ कर देना। बारकस कहता है कि योर हाइनेस को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। मैंने तो खुद को ज्यादा तैयार करा था लेकिन पहले के मुकाबले वो अब थोड़ा शाही बर्ताव कर रहे हैं। ये देखते हुए कि वो अपनी बहन को विदाई देने वाला है वो थोड़ा चिड़चिड़ा बर्ताव कर रहे हैं। आयला सोचने लगती है अगर मैं चली गई तो क्या गैरेथ उस
स्ट्रूडेल के सामने अकेला खड़ा रह पाएगा। बारकस से कहती है कि भले ही ये एक बोझ लगे कि मैं इंपीरियल पैलेस में आते रहना चाहती हूँ शादी के बाद भी। वो सोचने लगती है जब मैं शेर खान फैमिली में चली जाऊंगी तब मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम होगा, इसीलिए ऐसी बात कहना बहुत ज्यादा बचकाना है। कस कहता है जब तक आपके लिए ये लॉन्ग जर्नी बहुत ज्यादा ना हो तब तक आप जब चाहे यहाँ पर आ जा सकती हैं। और वैसे भी शुरुआत से ये शादी क्राउन प्रिंस को ताकत देने के लिए करी जा रही है। आयला कहती है कि समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, लेकिन तुम क्या थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हो? मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। हमारी जर्नी पर निकलने से पहले इस रुमाल के ऊपर मैंने शेर खान फैमिली के निशान को बनाया है। एक ट्रेडिशन है कि जर्नी पर जाने से पहले इसे अपने फियांसे को देना चाहिए, और मैं जानती हूँ ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जिसमें हम साथ में जा रहे हैं। तभी बारकस मुस्कुरा कर कहता है कि मैं इस गिफ्ट के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको संभाल कर रखूंगा। और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर आयला भी ब्लश करने लगती है। तभी एक गार्ड आकर बारकस से कहता है कि हिज मैजेस्टी ने आपको तुरंत बुलाया है। आयला सोचने लगती है कि पक्का वो औरत होगी, अब वो क्या प्लान कर रही है। इस जर्नी का फैसला काउंसिल ने करा है और कुछ नॉबल्स की वजह से हमारी शादी को काफी वक्त से आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे वो कोई भी प्लान क्यों ना कर रही हो, इस बार वो जीत नहीं पाएगी। लेकिन वही औरत है जो कि गैरेथ और बारकस के बीच में फूंक डाल रही है। वही वो औरत है जिसने कि 7 सालों तक नाइट के तौर पर बारकस को थालिया के साथ रखा था, बल्कि इसमें ग्रैंड ड्यूक की मंजूरी नहीं थी। उसने फिर से मीठी मीठी बातें कर कर फादर के कानों में कुछ तो कहा होगा। फिर हमें एक कहानी बताई जाती है। बहुत लंबे समय पहले की बात है। एक गाँव था जिसमें 2 भाई रहते थे और एक दूसरे की बहुत ज्यादा परवाह करते थे। हालांकि एक डीमन था जो कि दुनिया की हर चीज से नफरत करता था। ने उन दोनों को अलग करने के लिए उनके सामने सोने का ढेर डाल दिया। वो लोग लालच में अंधे हो गए और अंत में आते आते उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया। फिर हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है। उसको देखकर आयला सोचती है एक गोल्डन डीमन बार सोना एक इंसान का रूप लेकर सामने आया है। उसने एम्पायर को अंधा कर दिया और एक औरत की जिंदगी पूरी दुखों से भर दी, और हम दोनों भाई बहनों को जबरदस्ती इस तरह बेइज्जत वाली जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। और इस बार उस डीमन ने एम्परर के बच्चे को जन्म दिया है ताकि वो गैरेथ की पोजीशन उससे हथिया सके। गैरेथ के सामने थालिया कुछ भी नहीं है, एक बेकार कचरा है, लेकिन आसरात अलग है। मुझे उन लोगों की उम्मीदें साफ दिखाई दे रही हैं जो कि उस बच्चे से करी जा रही हैं। तभी एम्परर कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, क्या शिष्टाचार का अच्छे से पालन नहीं कर रही। आयला कहती है कि मुझे आपको देखने की इच्छा हो रही थी फादर, इसलिए मैं सियार खान के साथ यहाँ पर आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा कि बिना नोटिस के मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। एम्परर कहते हैं कोई बात नहीं, मुझसे मिलने आने के लिए तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं, जब तुम चाहो आ सकती हो। आयला सोचने लगती है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे देखकर इन्हें मेरी माँ की याद आ रही होगी। तभी एम्प्रेस कहती हैं कि मुझे लगता है मैं इस बात का फायदा उठाकर सबको सब कुछ बता सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा अगर फर्स्ट प्रिंसेस को पहले ये बात पता चल जाए तो। तभी एम्परर कहने लगते हैं मैंने तुम्हें इस कारण से यहाँ पर बुलाया है क्योंकि तीर्थ यात्रा में कुछ बदलाव करे गए हैं। थालिया भी इस बार इस तीर्थ यात्रा में जाने वाली है, इसलिए बहुत सारे गार्ड्स को तैयार करवाओ और उसके सामान को भी रख लो। आयला कहती है लेकिन ये प्रथा में शामिल नहीं है कि जिस लड़की की शादी नहीं होने वाली है वो इस तीर्थ यात्रा पर जाए। आखिर आप उसे इस तीर्थ यात्रा पर क्यों भेज रहे हैं फादर? तभी एम्प्रेस कहती है वेल थालिया की भी जल्दी ही शादी होने वाली है। सुनकर तो आयला हैरान हो जाती है और बारकस बहुत सीरियस हो जाता है। आयला सोचने लगती है थालिया भले ही नाजायज बच्ची हो लेकिन वो एक प्रिंसेस है जिसका नाम इंपीरियल फैमिली में भी दर्ज है, तो इसका मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना किसी बातचीत करे उसकी इतनी जल्दी शादी करी जा रही है। और बारकस भी कहता है कि टाइमिंग तो काफी ज्यादा इत्तेफाक वाली है। एम्प्रेस कहती है कि प्रपोजल आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए हमने कोई एंगेजमेंट नहीं करी है, लेकिन हिज मैजेस्टी और मैंने इस बारे में अच्छे से सोचा है। एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही हैं इंपीरियल फैमिली में, तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी चीज है। बारकस कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि वो भाग्यशाली इंसान कौन है? एम्प्रेस कहती है शायद मुझे लगता है तुमने वो नाम पहले भी सुना होगा, कोई और नहीं हाउस सेरियन का हेड बर्डियन सेरियन है। उसकी कमिंग ऑफ सेरेमनी काफी वक्त पहले आ चुकी है, तो उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि थालिया उसके लिए सूटेबल होगी। आयला सोचती है कि उसे तो तारेन के फॉर्मर लवर के तौर पर जाना जाता है क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड है काफी लंबे समय तक वो लेडी तारेन का लवर रहा है। का पुराना प्यार और उसकी बेटी, क्या इन दोनों का दिमाग खराब है? जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो दावत में भी वो थालिया के साथ आया था। एम्परर कहते हैं अब जब सारी बातें हो चुकी हैं तो जाकर
तैयारी करो। बारकस कहता है कि ठीक है, मैं समझ गए और मैजेस्टी। फिर वो लोग जा रहे थे और आयला कहती क्या हम लोग सच में थालिया को लेकर जा रहे हैं? एम्प्रेस सच में कुछ तो प्लान कर रही है क्योंकि ये शादी पूरी तरह से एक बहाना है। बारकस बस इतना कहता है कि मुझे भी लगता है। आयला कहती है क्या बस इतना ही? तुम्हें पता है जब एम्प्रेस कोई प्लान कर रही है तो क्या हम उसे साथ में लेकर जाएंगे? तभी बारकस कहता है तो फिर आखिर तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? तुम चाहती हो कि हिज मैजेस्टी के ऑर्डर से मैं इनकार कर दूं? आयला कहती है नहीं, मैं तो बस। बारकस कहता है कि हिज मैजेस्टी इस एम्पायर के रूलर है और मैं वो इंसान हूँ जो कि इंपीरियल फैमिली के लिए बहुत वफादार हूँ और रूलर की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या शाही परिवार के लोग नोबल लोगों से यही मांग नहीं करते? तभी आयला उससे गले लगा लेती और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने तुमसे ये सब कुछ कह दिया, इसलिए प्लीज इस तरह से मुझसे मुंह मोड़कर मत जाओ। तभी बारकस कहता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता एम्प्रेस क्या प्लान बना रही है, क्योंकि हर हाइनेस तुम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी। मैं पुरानी एम्प्रेस की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम दोनों को अपनी ताकत से प्रोटेक्ट करूंगा। और आयला सोच लगती है कि ये लड़का इतनी आसानी से लोगों को परेशान भी कर देता है और उन्हें शांत भी कर देता है। राजकुमारी होने का घमंड, ये सब कुछ बेकार सा लगता है। इतने साल एक साथ बिताने के बाद भी वो जरा सा भी वार्म नहीं हुआ है, लेकिन जब तक कि वो हमारी साइड पर है फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। बारकस आखिर तुम कहाँ देख रहे हो अपनी उन खोखली आंखों से जिनके अंदर कुछ नहीं है? हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो नजरें मुझसे बहुत दूर है। फिर नेक्स्ट सीन में थालिया को देखते हैं जो सोच रही थी मैंने अपने ट्रम्प कार्ड को खो दिया, मेरे नोबल भाई के हाथों पर जो चोट होगी वो प्रीस्ट के द्वारा हील हो गई होगी। अगर मेरे पास कुछ होता जो मैं आयला के खिलाफ यूज कर चुकी होती। वो आंखें जो कि बारकस की तरफ देखती हैं। वो खिड़की के बाहर देखकर सोचती है काफी गर्मी हो रही है, बारकस लगता है यहाँ पर नहीं आने वाला, मुझे चले जाना चाहिए। वो जा रही थी तभी रूम में उसका छोटा भाई एसरॉत आता है। थालिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एसरॉत कहता है कि मैं कासल से सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ दीदी। और थालिया सोचने लगती है हालांकि हम दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियाँ एकदम अलग हैं, जैसे कि स्वर्ग और धरती। मैं एक अफेयर का परिणाम हूँ, यानी कि एक नाजायज बच्ची, लेकिन ये बच्चा एक जायज उत्तराधिकारी है। तब पैदा हुआ था जब एम्परर और एम्प्रेस की ऑफिशियली शादी हो गई थी। ये पहली बार है जब मैं इसको इतना करीब से देख रही हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे कभी उसके करीब जाने नहीं दिया। उन्हें डर था कहीं मैं कुछ कर ना दूं। थालिया कहती क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? अगर माँ को पता चल गया तो? असरात कहता है कि मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया, मैं बैरन के साथ आया हूँ। और देखते हैं वहाँ पर वही गार्ड था जो कि बचपन में थालिया को गार्ड करता था। थालिया कहती है तो फिर बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? असरात कहता है मैंने सुना आप एक बहुत लंबी जर्नी पर जाने वाली हैं दीदी। थालिया कहती है क्या कहा? मैं एक लंबी जर्नी पर जाने वाली हूँ? असरात कहता है कि माँ ने कहा था कि आप भी तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। तभी थालिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है माँ ने और क्या कहा? असरात कहता है कि उन्होंने कहा कि आपकी जल्दी शादी होने वाली है और जिससे हो रही है उनका नाम सेरियन है। तभी अचानक से वो गार्ड आकर असरात के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि थालिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है तुम यहाँ पर मुझे बधाई देने के लिए आए हो, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, तुम्हारी परेशान करने वाली बहन जल्दी यहाँ से चली जाएगी और इंपीरियल पैलेस को छोड़ देगी। असरात कहता है नहीं, हम दोनों सगे भाई बहन हैं, हम दोनों की माँ एक ही है। अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपको देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आपके जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता था। मैं हमेशा उम्मीद करता था कि हम दोनों करीब आ जाए जैसे कि हमारे बड़े भाई बहन हैं। और थालिया सोचती है एक प्यार से भरा प्रिंस जो कि एम्परर और एम्प्रेस के बीच में पैदा हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं एकदम एक नाकाम कचरा बन गई, पिक्चर के ऊपर लगा एक ऐसा दाग जिसे गायब हो जाना चाहिए था। थालिया कहती है जैसे कि पहली प्रिंसेस अपने जुड़वा भाई को एम्परर बनाना चाहती है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं? असरात कहता है कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। थालिया कहती है अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो माँ ने फिर भी पहले से सोच लिया होगा तुम्हारे भले के लिए वो मेरा इस्तेमाल कैसे करें। मेरी शादी इसीलिए करी जा रही है क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा होगा, इसीलिए छोटे भाई इन सारी उम्मीदों से गिव अप कर दो। और थालिया सोचने लगती है एक बच्चा जिसे प्रोटेक्शन के साथ बड़ा किया गया है, उसने कभी भी एक भी रात डर से नहीं निकाली होगी, ना ही कभी बुलिंग का सामना किया होगा, इसलिए आज शायद पहली बार तुम्हें ये घाव लगने वाला है। और वो असरात से कहती है मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी प्यारी बहन बनने का, मैं तुमसे उतनी ही ज्यादा नफरत करती हूँ जितना मैं उन दो जुड़वा भाई बहनों से करती हूँ। अगर अब तुम्हें समझ आ गया है तो क्या अब तुम
यहाँ से गायब हो जाओगे। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, थालिया खुद को कवर करके एक लाइब्रेरी पहुँचती है। वहाँ पर एम्प्रेस बैठी किताब पढ़ रही थी। थालिया कहती है असरात मुझसे मिलने के लिए आया था माँ, और उसके मुताबिक मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है। एम्प्रेस कहती है मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि असरात को तुम्हारे अंदर इतना इंटरेस्ट है। थालिया सोचने लगती है ये अभी भी बस मुझे इग्नोर कर रही हैं, और वो कहती है आखिर मुझे अपनी ही शादी की खबर एक बच्चे से क्यों पता चल रही है, और ये किस तरह की बकवास है कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाने वाली हूँ। इस बार आप क्या प्लान कर रही हैं? एम्प्रेस कहती हैं प्लान? आखिर ये किस तरह की बेकार बात है? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, ये प्रपोजल सही वक्त और सही मैच से आया है। थालिया कहती क्या कहा? सुटेबल मैच? वही सांप था जिसका नाम सेरियन है, और बेशक माँ ने तो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर ली होगी, है ना? एम्प्रेस कहती है अगर तुम ये पूछना चाहती हो सेरियन अच्छा हस्बैंड बनेगा या नहीं, तो हाँ वो बनेगा, क्योंकि इस लिहाज से वो काफी टैलेंटेड है। अगर तुम इच्छा करोगी तो वो जिंदगी भर तुम्हें सर्व करेगा। थालिया कहती है कि मुझे उस जैसे घिनौने इंसान की जरूरत नहीं, मैं अपनी जबान को काट कर खुदकुशी कर लूंगी अगर उसने मुझे छूने की कोशिश भी करी तो। एम्प्रेस कहती है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और दूल्हा ढूंढ देती हूँ। मैंने एक लिस्ट निकाली है जिसके अंदर सारे सुटेबल कैंडिडेट्स का नाम है, और थालिया सोचने लगती है इस लिस्ट के अंदर बस माँ के फॉलोवर्स का नाम होगा, और वो चिल्लाकर कहती है कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। ऐसा क्यों दिखा रही है? अब आपको मेरी परवाह है? बस वैसा ही दिखाइए जैसा आपने हमेशा मुझे अकेला छोड़ दिया। एम्प्रेस कहती है तुम उसी आदमी की बात करना चाह रही हो ना, ग्रैंड ड्यूक शेर खान का बेटा। अगर तुम्हें उससे इतना ही प्यार था तो तुम्हें उसे हर हाल में हासिल कर लेना चाहिए था। मैंने 7 सालों तक उस लड़के को तुम्हारे पास रखा था, तो ये बताओ आखिरकार इतने वक्त से तुम क्या कर रही थी? सिर्फ कुछ महीनों बाद वो आदमी जिसको तुम चाहती हो वो किसी और का हो जाएगा, तो ये बताओ क्या तुम बस इस तरह से खड़ी रहकर देखती रहोगी? थालिया मेरी बच्ची, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए करा है ताकि मैं अपनी प्यारी बेटी को ऐसे बेकार स्थिति से बाहर निकाल सकूं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, उस आदमी को हासिल करो जिसको तुम चाहती हो, या फिर उस दूसरे लूजर से शादी कर लेना जो इतना भी बेकार नहीं है। मैंने पहला रास्ता चूज करा और मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मैं चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है पहला रास्ता चुनने की तो फिर खुद को मना लो और जिंदगी भर ऐसा दिखाओ कि तुम खुश हो। दूसरा ऑप्शन चूज करने के बाद ये थोड़ा तरस करने वाला होगा, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में यही है तो फिर ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि कम से कम तुम अपने गर्व को बचा लो। ये जर्नी आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसलिए ध्यान से सोचो तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। फिर नेक्स्ट सीन देखते थालिया जाते हुए सोच रही थी मेरे भले के लिए मुझे हंसी मत दिलाइए। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं, थालिया का भी सारा सामान पैक हो गया था। उसका गार्ड जिसका नाम एड्रिक था वो कहता है क्या आप ये सब ले जाएंगी? थालिया कहती है क्यों, क्या तुम्हें मेरे सामान से कोई दिक्कत है? एड्रिक कहता है नहीं, मैं आपकी रॉयल्टी को समझता हूँ, लेकिन 1000 ड्रेस ले जाना, वो भी इतने सारी ज्वेलरी के साथ, जब तक कि आप दिन में 5 बार नहीं कपड़े बदलेंगी तब तक कि इनका क्या फायदा? थालिया सोचती है इसे अभी असाइन करा गया इसलिए इसे कुछ भी नहीं पता है, और वो कहती है कि दिन में 5 बार नहीं बल्कि मैं दिन में 10 बार कपड़े बदलूंगी। मैं कैरिज में बैठने वाली हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे इसलिए मुझे बदलना पड़ेंगे। और वो गार्ड कहता है आप मजाक कर रही हैं है ना? और थालिया सोचने लगती है अभी भी इतना काफी नहीं है, मैं आइला के मुंह पर और ज्यादा ये रोशनी मारने वाली थी। शायद से मुझे डायमंड का वो नेकलेस उससे चुरा लेना चाहिए था जो एम्परर ने उसे दिया था। नहीं नहीं, ये तो कम होगा ना, मुझे उसका पूरा ज्वेलरी बॉक्स उठा लेना चाहिए था। मदर शायद से ये चाह रही होंगी कि मैं आइला की एंगेजमेंट को तोड़ दूं। उन्होंने मेरे लिए कुछ अटेंडेंट को असाइन करने की कोशिश करी थी, लेकिन गैरेथ ने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने भी गिव अप कर दिया। और वैसे भी मुझे मदर की इन फैनेटिक्स की आसपास कोई भी जरूरत नहीं, मुझे सर्वेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना काम नहीं करने वाला। शायद मुझे एम्प्रेस के पैलेस जाकर कुछ और ज्वेलरी ले आनी चाहिए। वो जा रही थी तभी उसे बारकस नजर आता और एड्रिक बारकस से कह रहा था जैसा कि आप देख सकते हो और सामान रखने के लिए हमें एक और कैरेज की जरूरत है। तभी बारकस थालिया की तरफ देखने लगता और कहता हमारा जुलूस 6 शहरों से होकर गुजरेगा, इसलिए तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो रख लो और जिसकी नहीं है वो हटा दो। थालिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे किसकी जरूरत है? बारकस कहता है कि ये बस कपड़े और ज्वेलरी है, आप बहुत शहरों से गुजरेंगे, अगर तुम्हें कहीं जरूरत हो तो फिर खरीद लेना। थालिया कहती है क्या तुम मुझे बेकार राजकुमारी
दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरी तुलना आयला से की जा सके। बारकस कहता है कब से तुम्हें अपनी रेपुटेशन की परवाह होने लगी, किसी ने भी तुम दोनों को सेम लेवल पर नहीं रखा, इसलिए बेकार बातों की फिक्र करना छोड़ो। थालिया उसे थप्पड़ मारने जा रही थी, तभी बारकस उसका हाथ पकड़ लेता है और गार्ड से कहता है बस उन चीजों को रखो जिसकी जरूरत है। थालिया उसे दूसरा थप्पड़ मारने जा रही थी, लेकिन वो फिर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी करो, हम लोग बस 15 मिनट में निकलने वाले हैं। थालिया कहती है तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम हो कौन? बारकस थालिया की तरफ घूर कर देखने लगता और थालिया चिल्ला कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा मत दिखाओ जैसे कि तुम स्पेशल हो, तुम ग्रैंड ड्यूक नहीं बने हो, तुम बस इंपीरियल फैमिली के गार्ड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से ऐसे बात करने की? लेकिन बारकस उसे इग्नोर करके कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़े हो, जाकर सामान को रखो। और थालिया सोचने लगती है फ्यूचर के ग्रैंड ड्यूक का ऑर्डर, जो कि इस वक्त इंपीरियल गार्ड भी है और मैं सिर्फ नाम की प्रिंसेस हूँ। और वो बारकस से कहती इसी वक्त मेरा हाथ छोड़ो, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। लेकिन तभी बारकस उसे गोद में उठा लेता है और जाकर उसे कैरेज में पटक देता है और कहता है कि इसी तरह से शांत बैठी रहो। थालिया सोचती है अगर ये मुझे इंपीरियल फैमिली का मेंबर मानता तो ये मेरे साथ ऐसा सुलूक कभी ना करता। वो बारकस को थप्पड़ लगा देती है और सोचती है अगर मैं आयला होती तो ये मुझे इस तरह से ना फेंकता। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद बारकस बस उसे देखने लगता है, कहता है कि मैं इसे अपनी सजा समझूंगा क्योंकि मैंने बिना इजाजत के तुम्हें छुआ, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी टैंट्रम्स को और ज्यादा सुनने के। प्लीज इस बात को दिमाग में बिठा लो कि अब मैं तुम्हारा गार्ड नहीं रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता और थालिया चौंक कर वहीं पर बैठी हुई थी और सोचती है अगर ये पहले की बात होती तो मैं खुद जाकर उससे लिपट लेती, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो बारकस इस बार चुपचाप खड़ा होकर नहीं देखेगा। ये जर्नी बुरे सपनों की शुरुआत होने वाली है। कितना अच्छा होता अगर ये यात्रा सीधा हेल में जाती तो, अगर हम लोग कब्र में एक साथ जाए तो और एक साथ सब कुछ खत्म हो जाए तो मुझे इस बात से ज्यादा खुशी किसी और चीज की नहीं होगी। ये इंपीरियल तीर्थ यात्रा दारियन तक जाने वाली है, रोम एम्पायर के फाउंडर जो कि ट्रैवल नॉर्थ और वेस्ट तक करेंगे और वेस्ट से लेकर ये फिर से नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा रिवर से होते हुए। एक वक्त था जब इसे 10 किंगडम्स में बांट दिया गया था। डेरियन रोम गिल्डा सेंट्रल रीजियन से बचने के लिए वो बाल्टो किंगडम भाग गए, फिर उनको वहाँ के लॉर्ड वेलेंडर ने अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद उनके अंकल ऑस्ट्रियन लोगों के लीडर बन गए। उसके बाद डेरियन की जनजातियों को इकट्ठा करा गया, 10 राज्यों को एकजुट करने के लिए शक्तिशाली सहयोगी ढूंढे गए और शाही परिवार से निकला हुआ ये जुलूस बहुत पवित्र है जो कि वेस्ट एम्पायर की 20 साल की एंडलेस वॉर को दर्शाता है। ये शाही परिवार की गरिमा को भी दर्शाता है कि अगला एम्परर कौन बनेगा। जब गैरेथ का कैरेज वहाँ पर आता है तो सब लोग उसे चेयर करने लगते हैं, फिर आयला बाहर देखकर हाय बोलती और सब लोग उसे भी चेयर करने लगते हैं। लेकिन फिर आता थालिया का कैरेज और वहाँ पर शांति छा जाती है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये प्रिंसेस कितनी ज्यादा क्रूर है, जिसने अपने सर्वेंट की जान लेने से पहले उसे बहुत पीटा था। ये सब बातें एड्रिक भी सुन रहा था। वो थालिया से धीमे से कहता है आखिर आप पर्दों को हटाकर आम लोगों को ग्रीट क्यों नहीं करती? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता और एड्रिक सोचता है ऐसा लगता है वो जरा सी बात को लेकर अभी भी नाराज है। उसका चेहरा काफी खूबसूरत है, अगर वो बाहर निकलकर सबको ग्रीट करेगी तो शायद से सब लोगों की बातें बदल जाए। अगर वो जरा सा भी अपना चार्म दिखाएगी तो बहुत सारे आदमियों की नजरें फिसल जाएंगी। लेकिन वो ऐसा बर्ताव करती है कि उसे सिर्फ नफरत करने के लिए पैदा किया गया है, इस वजह से उसकी खूबसूरती भी फीकी पड़ने लगती है। मैं सोच रहा हूँ कितने गार्ड होंगे जिन्होंने इसके गुस्से के कारण काम छोड़ दिया होगा। सर सियर खान के अंदर तो बहुत जिगरा है जो 7 सालों तक इसके साथ रहे। हालांकि ऐसा भी नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठकर बस उसके नखरों को झेलते हैं। सर बारकस जैसे इंसान जिनकी लॉयल्टी इतनी ज्यादा है वो भी उसके गुस्से को हद तक झेल पाते। उसका गुस्सा कितना खतरनाक है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। दूसरी प्रिंसेस को सिर्फ नफरत पाने के लिए पैदा करा गया है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो लोग एक जगह पर रुककर टेंट लगाते हैं, लेकिन तभी कैरेज से थालिया निकलती है जो बहुत तैयार थी। एड्रिक सोचता है हम लोग बस डिनर करने वाले हैं, ये इतनी तैयार क्यों है? लेकिन थालिया जब वहाँ पर आती है तो पीछे आग की लपटों की रोशनी की वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वहाँ पर जितने भी गार्ड थे उसकी नजरें उसके ऊपर अटक जाती हैं। लेकिन तभी थालिया एड्रिक से कहती है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कैम्प को जल्दी से यहाँ से हटाओ। थालिया की बात सुनकर तो एड्रिक के सर पर मशरूम ही निकल आए थे। फिर वो थालिया से कहता है कि ये कैंप की साइड खुद रॉयल गार्ड ने सेफ्टी के लिए चूज करी है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। थालिया कहती है तुमसे राय किसने मांगी, मैं तुमको हुक्म
हुक्म दे रही हूँ कि यहाँ से कैंप साइट को हटाओ। एड्रिक कहता है कि इस मामले में सारे फैसले लेने का अधिकार लॉर्ड शेर खान के पास है। मैं फिर से बताता हूँ कि आप अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकती हैं। थालिया जाते हुए कहती, अच्छा तो मुझे बस उस शेर खान की परमिशन चाहिए। और एड्रिक सोचने लगता है ये बस बहाना ढूंढती रहती है बारकस के साथ लड़ाई करने का। ट्रिप के पहले दिन ही से ये मुसीबत फैलाने के लिए क्यों पड़ी हुई है। फिर वो थालिया से कहता है कि आपको यहाँ पर क्या अच्छा नहीं लग रहा है। थालिया कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फॉरेस्ट के किनारे पास पानी का लेक काफी पास है, वहाँ से बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे। एड्रिक कहता है लेकिन हम लोग बिना पानी के कैंप कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर काफी भयानक जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं, उनसे बचने के लिए यहाँ पर रहना ठीक है। थालिया कहती है सेफ्टी मेरी जूती, मुझे कितने कीड़े काट रहे हैं। और वो एड्रिक को इतना ज्यादा सुनाती है कि एड्रिक के कानों से खून निकल आता है। और वो कहता है हमें कई दिनों तक कैंप में रहना होगा, इसलिए आपको इसकी आदत डालनी होगी। थालिया कहती है बस कैंप साइट को यहाँ से हटा दो, मुझे ये सब कुछ क्यों झेलना पड़े। एड्रिक कहता है कि यात्रा करने के बाद सब लोग बहुत थक गए हैं, हम इधर उधर कैंप साइट की तलाश करते हुए नहीं भटक सकते। फिर वो गुस्से से कहता है बचकाना बर्ताव करना बंद करिए और जल्दी से अपने कैरिज में वापस जाइए। तभी थालिया उसे जोर का थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। मैं एम्परर की बेटी हूँ और तुम्हें सिर्फ मुझे गार्ड करने के लिए रखा गया है। अगर मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें पूरे रात चलना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इसलिए अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और एड्रिक सोचने लगता है मैं इसको उसी कैरेज के अंदर फेंक देना चाहता हूँ जैसे कि बारकस ने करा था। क्या इस जर्नी के अंत तक मैं इस औरत के अत्याचारों को झेल पाऊंगा। अभी थालिया बाकी सबकी तरफ देखती है और सब लोग बहुत डरने लगते हैं। और थालिया सोचने लगती है मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी माँ के जासूस होंगे, हो सकता है इस बार वो गैरेथ के पूरे सपोर्ट को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर माँ का टारगेट गैरेथ और आयला है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो बारकस है तो मुझे हमारी कैंप साइट को अलग करना पड़ेगा। अगर हम लोग दूरी बना लेंगे तो माँ के जासूस के लिए मुश्किल होगा, पूरी रात नजर रखना। फिर वो कैंप में जाकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे कैंप साइट को कहीं और लगा लिया जाए, लेकिन मेरे सो कॉल्ड नाइट ने कहा है कि तुम्हारी इजाजत के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। उन नाइट्स को लगता है कि उनका पद रॉयल लोगों से भी ज्यादा ऊंचा है, हायरार्की की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा ढील कैसे दे जा सकती है। लेकिन बारकस को देखते जो अभी नहा कर निकला था और उसकी पूरी बॉडी गीली थी, और उसको ऐसे देखने के बाद तो थालिया ब्लश करने लगती है। और बारकस सोचता है जब वो 14 साल की थी और बदतमीजी कर रही थी तब मैंने उसे झील के अंदर फेंक दिया था। उस दिन के बाद से हम दूसरी बार ऐसी सिचुएशन में आए हैं। फिर वो थालिया से कहता है हायरार्की का वर्ड तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, ये सुनकर हंसी आ रही है। थालिया कहती है हायरार्की इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि अपने से नीचे लोगों को कमांड दे सके, और इंपीरियल फैमिली के मेंबर होने के नाते तुम नाइट्स को मेरी बात माननी पड़ेगी। अपने सबऑर्डिनेट से बता दो कि किसकी बात को मानना पहले जरूरी है, जब तक के लिए तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए कोड़े नहीं खाना चाहते हो। लेकिन बारकस उसे फुल्ली इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। थालिया चिल्ला कर कहती है तुमने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया, क्या अब तुम्हें सुकून मिल रहा है। और वो मन में यही सोच रही थी कि बस गुस्सा हो जाओ। और वो फिर कहती है कि मैं अभी तक बस इमेजिन कर सकती हूँ कि तुम अपने अंदर क्या प्लान कर रहे होगे। तुम्हें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा कि तुम्हें अब इस बदतमीज लड़की के ऑर्डर्स को मानना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए तुम ऐसा दिखा रहे होगे तुम्हें मेरी बात सुनाई भी नहीं दे रही। बारकस कहता है अगर तुम्हारी बातें सुनने लायक शब्द लगती तो कम से कम मैं सुनने का दिखावा भी करता। थालिया सोचने लगती है मुझे एक गंदगी जैसा ट्रीट कर रहा है, मुझसे गलती हो गई। अगर हालात इतने खराब होने वाले थे तो शायद बेहतर होता कि यह आदमी इस दुनिया से गायब हो जाता। फिर वो बारकस से कहती है कि मेरी बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, तो क्या अब मैं तुमसे बीस्ट की भाषा में बातें करूं जैसे कि तुम्हारे बारबेरियन पूर्वज किया करते थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे घोड़े की भाषा में भी बात कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए ये बेहतर रहेगा क्योंकि तुम इंसानों से ऊंचा घोड़ों को मानते हो। बारकस कहता है कि घोड़ों से बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय तुम्हारे। मेरा घोड़ा मुझे तुमसे बेहतर समझता है, वो लगातार शिकायतें नहीं करता है और तुम्हारी तरह सबको परेशान नहीं करता। जरा सी बात पर तू भड़क उठती हो लेकिन दूसरों की कमजोरियों का तो बहुत अच्छे से फायदा उठाती हो। तुम इतनी घमंडी इसलिए हो रही हो कि तुम्हें लगता है तुम जैसा नीच कोई हो नहीं सकता। थालिया सोचने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मेरे जैसा इंसान की नीचता जानने वाला आखिर मिलेगा कहाँ। इसलिए मैंने निर्दयी होने का फैसला किया, वरना तुम मुझे कुचल देते। फिर वो बारकस से कहती है जैसा कि मैंने कहा मैं चाहती हूँ हमारी कैंप साइट कहीं और लग जाए। अपने सारे नाइट्स को ये ऑर्डर दो कि वो तुरंत ये काम करे। यहाँ पर इस तरह की बेकार बहस करना और नहीं चाहती। बारकस कहता है तुम्हारी इच्छा के अनुसार नाचने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अब बढ़ो
बड़बड़ करना बंद करो, जाकर आराम करो। थालिया कहती है ऐसा थोड़ी ना, पूरा कैंप हम यहाँ से हटा रहे हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकते। बारकस कहता है मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें समझाने का कि मेरा फैसला क्या है। थालिया कहती है मैं एम्परर की बेटी हूँ, अगर मैं तुम्हें कमांड दे रही हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तभी बारकस सीरियस होकर कहता है कि बस बहुत हो गया, मेरे पास जितना भी पेशेंस था मैंने उसका सारा इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए बकवास करना बंद करो और कैरेज में वापस जाओ। और वो बाकी सबसे कहता है कि हर हाइनेस को उसके कैरेज में वापस लेकर जाओ। थालिया सोचने लगती है कि इसने पूछा तक नहीं कि मैं यहाँ से कैंप साइट क्यों हटाना चाहती हूँ। वो शायद इस बारे में जरा सा भी क्यूरियस नहीं होगा आखिर मैं क्या सोचती हूँ। मैं अभी भी यही इच्छा करती हूँ कि काश ये मर जाए। वैसे भी एक बार जब ये जर्नी खत्म हो जाएगी तो मेरी शादी हो जाएगी, चाहे मैं कल सुबह मरी हूँ या फिर नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं। थालिया सोचती है उम्मीद से एकदम उल्टा हमारी जर्नी जारी रही। सुबह हुई बिना कोई खून बहे और बारकस अभी भी सांस ले रहा था। एक छोटे से शहर सॉर्टिका से गुजरते हुए हम लोग फिर से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़े। मुझे अभी भी अपनी शक की निगाह मदर की इन अटेंडेंट से नहीं हटानी चाहिए। मेरे माँ से जुड़े मामलों में साजिशें परछाई की तरह मंडराती हैं। आज कल या फिर उसके भी अगले दिन मुझे डर लगा रहता है। वो कैरेज के बाहर देखती है जहाँ पर बारकस के साथ आयला थी। थालिया सोच रही थी कि तुम सबके सब मर जाओ, मुझे लगता है कि बारकस की लाश देखना ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर रात का सीन देखते हैं। थालिया को बहुत घबराहट हो रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगती है क्या होगा रात को, अगर बारकस के साथ कुछ हो गया तो मुझे जाकर चेक करना चाहिए क्या बारकस अभी भी सांस ले रहा है। उसे ढूंढते हुए वो झील के किनारे पहुंचती है जहाँ पर बारकस अपने घोड़े के साथ बैठा हुआ था और थालिया की नजरें उसके ऊपर अटक जाती हैं। वो ब्लश करने लगती है। तभी बारकस उस तरफ देखता है और थालिया छुप जाती है और थालिया सोचने लगती है फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना भी इससे काटने की कोशिश कर लूँ मेरी फीलिंग्स ट्यूमर की तरह बढ़ती जा रही हैं। आखिर मैं इस एहसास से कैसे छुटकारा पाऊँ, मुझे अभी के लिए वापस चले जाना चाहिए। तभी उसे किसी की आवाज आती है। कोई कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। थालिया देखती है वहाँ पर आयला आई थी और थालिया सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी इस तरह के कपड़े पहनकर। आयला अपने जूतों को उतार कर धीमे से अपने पैरों को पानी में डालने लगती है। थालिया बस उदास भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। तभी बारकस आकर आयला के पैरों को पोंछता है और कहता है कि यहाँ की हवा काफी ठंडी है। तभी थालिया वहाँ से भागना शुरू कर देती है लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। और थालिया सोचने लगती है अगर माँ मुझे ऐसी हालत में देखती तो वो नाराज हो जाती। फिर वो याद करती है जब उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। और थालिया सोचने लगती है मेरी माँ की तरह बनना इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता इस दर्द को खत्म करने के लिए प्रार्थना करने के अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ एड्रिक को देखते हैं जो कि थालिया को ढूंढ रहा था। थालिया जंगल के अंदर से आने लगती है। एड्रिक कहता है बिना बताए आप कहाँ चली गई थी, मैंने आपको कहा था ना कि बिना बताए इधर उधर मत घूमिएगा। लेकिन तभी वो देखकर हैरान होता है थालिया के कपड़े बहुत गंदे थे। एड्रिक कहता है आपके साथ क्या हुआ, क्या आप किसी जाल में फंस गई थी। योर हाइनेस मेरा यही काम है कि मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है। थालिया कहती है चुप हो जाओ, अगर किसी ने देखा तो उसको ये लगेगा कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र हो रही है। ऐसा लगता है कि तुम्हें यही ऑर्डर मिला है कि इस बेकार इंपीरियल प्रिंसेस से अपनी नजरें मत हटाना। फिर तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो जबकि तुम बेवकूफों की तरह कहीं खोए हुए थे। वो दरवाजा बंद करती है और एड्रिक का हाथ बीच में आ जाता है। एड्रिक कहता है कि आपको पता था मैंने दरवाजा पकड़ा है तो आपने दरवाजा क्यों बंद करा। थालिया पर्दों को लगा देती है और सोचने लगती है महल में सबसे पहले मैंने यही सीखा है दूसरों की आवाजों को कैसे इग्नोर करना है, क्योंकि अगर मैं दूसरों की कही हुई हर एक बात सुनती तो मैं काफी वक्त पहले ही पागल हो चुकी होती। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं। वो लोग चर्च पहुंच गए थे और वहाँ के प्रीस्ट उनका वेलकम करते हैं और गैरेथ सोचने लगता है क्या ये एक डेमी ह्यूमन है, एक हाफ या फिर क्वार्टर। इन लोगों को नॉर्थ में देखना रेयर तो नहीं है। वो प्रीस्ट कहता है कि मेरा नाम वासिलिस है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मैं तहे दिल से आप लोगों का मोर्डाविन में वेलकम करता हूँ। गैरेथ कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मेरे पूर्वज थे। ग्रेट एम्परर डेरियन ने ही यहाँ पर सबसे पहली जीत हासिल करी थी और ये वही पवित्र जगह है जहाँ पर उन्होंने सारे राष्ट्र को एकजुट करा था। और मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। इंपीरियल ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे यहाँ पर सेंट्स की ब्लेसिंग लेनी है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करिए मेरे और मेरी बहन के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। प्रीस्ट कहता है कि जी मैं ऐसा खुशी खुशी करूंगा। अभी के लिए क्यों ना आप हमारे प्राइवेट रेजिडेंस में चले और वहाँ पर चलकर थोड़ा आराम करें। और कुछ दिन पहले से हम लोगों ने आपके यहाँ पर वेलकम के लिए एक दावत का आयोजन भी करा है। और
गैरेथ सोचने लगता है अगर हम लोग यहाँ पर रुके बजाय पिलग्रिम के तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल फेवर रहेगा। फिर बारकस गैरेथ से कहता है प्लीज वही करिए जो कि आपको करना है योर हाइनेस। गैरेथ कहता है ठीक है, तो आज हम लोग प्राइवेट रेजिडेंस में रुकेंगे और हाँ स्पेशली आयला का ख्याल रखना, वो पहली बार यहाँ पर आई है इसलिए उसे अनकंफर्टेबल लग सकता है। और बारकस को देखकर गैरेथ सोचने लगता है ना अच्छा रहता अगर बारकस मेरी बहन पर भी उतना ही ध्यान देता जितना वो अपने घोड़े पर देता है। वो थालिया के कैरेज को देखकर सोचने लगता है सोच रहा हूँ कि ये सतर्क हो गई है या फिर इसे सच में अपनी जगह का पता चल गया है। अगर वो कोई बकवास करती तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो पूरी जर्नी में एक बार भी दिखाई नहीं दी है। वो नाजायज चुड़ैल मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि गैरेथ नहा रहा था और सोच रहा था लगता है कि पवित्र भूमि का कारोबार काफी अच्छा चल रहा है क्योंकि वो लोग ऐसे ही रह रहे हैं जैसे कि हाई नॉबल्स रहा करते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर कहता है कि हॉल में खाना तैयार हो चुका है। फिर गैरेथ बाहर आता है और बारकस उसे ग्रीट करता है और गैरेथ सोचने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना भी इसकी तरफ देख लूं मैं इससे अटैच नहीं हो पाता, भले ही वो कभी भी मेरे खिलाफ ना गया हो। क्या मैं सच में अपना आधा हिस्सा किसी ऐसे इंसान को सौंप सकता हूँ जो कि इतना सतर्क रहता है। फिर वो बारकस से कहता है आयला कहाँ पर है और बारकस कहता है प्रीस्ट ने जो उनके लिए डॉर्मेट्री तैयार की है वो वहाँ पर आराम कर रही हैं और वो आज के दावत को अटेंड भी नहीं कर पाएंगी। गैरेथ कहता है हम कितनी दिन से कैंपिंग कर रहे थे तो ये तो नेचुरल सी बात है कि वो बहुत थक गई होगी। कस कहता है कि रिकवरी की दवाई भी उसके लिए तैयार कर दी गई है इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। गैरेथ कहता है आयला तुम्हारी फियांसे है तो ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि अगर तुम उसे थोड़ी और केयर दिखाओ। बारकस कहता है कि मैं हमेशा हर हाइनेस का ख्याल रखता हूँ, मेरा मतलब बस इतना था कि हर हाइनेस आराम कर रही हैं इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। गैरेथ सोचने लगता है चलो शुक्र की बात है दूसरी औरतों से बेहतर वो उसे ट्रीट करता है, इसके पास एम्पायर का सबसे बड़ा खजाना है और ये जरा सा भी शुक्रगुजार नहीं हो रहा। फिर गैरेथ डिनर टेबल पर बैठता है और सब लोगों से बैठने के लिए कहता है लेकिन सब लोग बारकस को देखकर बात करने लगते हैं। इंपीरियल नाइट्स का कमांडर का अपीयरेंस तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और गैरेथ सोचने लगता है इसको हमेशा ज्यादा अटेंशन मिल जाती है। अभी कोई आकर कहता है कि ये अवसर तो सबके लिए मीनिंगफुल है। गैरेथ को बहुत तेज झटका लगता है और देखते हैं कि वहाँ पर तैयार होकर अपनी थालिया आई थी और उसके आने से सब लोगों की नजरें बस उसके ऊपर अटक गई थी। गैरेथ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, वो भी इस तरह के कपड़े पहनकर, क्या तुमने वार्निंग नहीं सुनी थी कि मेरी नजरों से दूर रहना। थालिया कहती है ऑफ कोर्स मैंने वार्निंग सुनी थी लेकिन मैं दूर कैसे रह सकती हूँ जबकि मेरे प्यारे भाई को मुझे देखने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। मैं योर हाइनेस की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम मेरी पर्सनालिटी से अनजान हो, तुमने तो पर्सनली इंपीरियल नाइट को मैसेज भेजने के लिए भेजा था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी छोटी बहन को देखने के लिए मरे जा रहे थे। अगर ये क्राउन प्रिंस की इच्छा है तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूं। और तुम्हारा चेहरा देखकर अच्छा लगा, क्या तुम खुश हो। गैरेथ कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत खुश था और ये बताओ कि तुम कितने लंबे समय तक इस तरह से बर्ताव करने वाली हो। क्या तुम ये टेस्ट करने की कोशिश कर रही हो कि मैं कितना सहन कर सकता हूँ। थालिया कहती है आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने तो सिर्फ इनविटेशन को एक्सेप्ट करा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी प्यारी छोटी बहन हूँ और कुछ नहीं। इसलिए क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। तभी गैरेथ उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर तुम्हें अपना बिस्तर गर्म करने के लिए किसी की जरूरत है तो मेरे अटेंडेंट्स में से किसी एक को चूज कर लो, लेकिन अगर तुमने कोई स्कैंडल करके इंपीरियल फैमिली का नाम डुबाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ अगली बार तुम अपना ये प्यारा चेहरा दिखा नहीं पाओगी। थालिया कहती है तो आखिर तुम मेरे साथ क्या करने का प्लान बना रहे हो। अब जब तुम ऐसी बातें कर रहे हो भाई तो मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा उतरने का। और गैरेथ सोचने लगता है अब मैं और ज्यादा नहीं झेल सकता, बेहतर रहेगा कि मैं इस चुड़ैल को अभी के अभी खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता और उसे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। वहाँ पर बारकस था जो कहता है सब लोग आपकी स्पीच का वेट कर रहे हैं। गैरेथ सोचने लगता है कुछ पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे धमकाया जा रहा है, कोई नहीं इस बार भी झेल लेता हूँ, वो चुड़ैल बस मुझे उकसाने की कोशिश कर रही है। फिर वो थालिया के हाथ को झटक के कहता है कि मैंने अपना बहुत वक्त जाया कर लिया, इसलिए चलो टोस्ट करते हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा और आज का ओकेशन हमारे
हमारे लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। लेकिन फिर वो थालिया की तरफ देखता है जो चुपचाप बैठी थी और ग्लास को नहीं उठा रही थी। तभी बारकस आकर थालिया के हाथ में धीमे से ग्लास को पकड़ाता है और कहता है, गेस्ट होने के नाते प्लीज कम से कम शिष्टाचार का पालन करें। लेकिन थालिया उसको घूरने लगती है और गैरेथ सोचता है लगता है ये फिर से चीजें इधर उधर फेंकने लगेगी। लेकिन थालिया चुपचाप से उस ग्लास को पकड़ लेती है और गैरेथ सोचने लगता है अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देकर अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। जिस दिन मैं थ्रोन को हासिल कर लूंगा उस दिन मैं इसको दुनिया से मिटा दूंगा। और थालिया को देखते हैं जो किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। वो वही पल याद कर रही थी जब बारकस ने उसके हाथ को पकड़ा था। देखते हैं कि थालिया के हाथ रेड हो चुके थे और वो सोच रही थी कि मैंने गलती कर दी, मुझे आज इन कपड़ों को पहनकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मुझे ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन तभी प्रीस्ट थालिया से कहता है कि क्या आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा। थालिया कहती है इंपीरियल पैलेस के खाने की तुलना में ये काफी साधारण है। वो सोचने लगती है अगर मैं कुछ खाने लगूंगी तो शायद ये मुझसे बात करना बंद कर दे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बस उल्टी आ जाएगी। थालिया वहाँ पर बैठी हुई थी लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी नजरें सिर्फ उसके ऊपर थी। फिर वो चिल्ला कर कहती है कितना बेकार बैंक्वेट है, बेहतर रहेगा कि मैं वापस जाकर थोड़ा सो लूं। और गैरेथ सोचने लगता है देखो ये फिर से शुरू हो गई। फिर थालिया बाहर आ जाती है और सोचने लगती है मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, अपने आप को सबके सामने लाने का क्या फायदा, इससे बस मुसीबत खड़ी होगी। क्राउन प्रिंस को तो मेरा अस्तित्व ही बेकार लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें असहनीय पाता है। फिर पास्ट का सीन देखते हैं। गैरेथ चिल्ला रहा था चली जाओ और गार्ड्स उसे रोक रहे थे। शायद गैरेथ ने छोटी थालिया पर हाथ उठाया था जिस वजह से वो अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। एम्प्रेस उसके माथे पर किस करती है और बड़ी थालिया सोचने लगती है प्रेस की उस मेमोरियल के बाद मुझे जब भी मौका मिलता मैंने गैरेथ को उकसाना शुरू कर दिया। मेरी रेपुटेशन जो बेकार तो थी वो और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन इससे क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन के ऊपर भी फर्क पड़ा। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ खुश होती थी और ये सब होने के बावजूद भी मैं अपने माँ के प्यार की कामना कर रही हूँ। हालांकि अगर मैं गैरेथ की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं तब भी वो मुझसे प्यार नहीं करेंगी। माँ किसी से भी प्यार नहीं करती, ना ही एम्परर से ना ही असरौत से जिसको वो बहुत संभाल कर रखती हैं। उनके लिए सब लोग प्यादे हैं, इसलिए अगर मैं अपनी कीमत नहीं दिखाऊंगी तो मैं उनके लिए कुछ नहीं रह जाऊंगी। तभी थालिया को कोई प्रिंसेस कहकर पुकारता है। थालिया सोचती है ये तो वही आदमी है जो मेरे बगल में बैठा था, क्या ये मुझे यहाँ तक फॉलो करके आया। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या काम है। वो कुछ बोलता नहीं। थालिया चिल्ला कर कहती है मैंने पूछा कि तुम्हें क्या काम है। वो आदमी घबराते हुए कहता है कि जैसा कि आपने उस वक्त कहा था। थालिया कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि आपने कहा था कि आप क्राउन प्रिंसेस की उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहती हैं। और थालिया सोचने लगती है क्या ये इसीलिए आया है जो मैंने उस वक्त कहा था। वो आदमी कहता है कि अगर आप मुझे इसकी इजाजत दे दो। थालिया के पास्ट का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है और वो सोचने लगती है कि मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। मैं इस वक्त इस पर चिल्लाना चाहती हूँ दफा हो जाओ, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही। तभी वहाँ पर बारकस आता है जो उस आदमी के हाथ को पकड़ लेता है। वो उस आदमी के हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि वो आदमी चिल्लाने लगता है। बारकस की आंखें इस वक्त बहुत कोल्ड लग रही थी और थालिया को देखते हैं जो बहुत कांप रही थी। वो आदमी कुछ कहने जा रहा था तभी बारकस उसका हाथ और तेज दबाता है। बारकस कहता है मैं जानता हूँ कि हम इस सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ और बेहतर रहेगा कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो जब तक कि हम इस जगह से चले नहीं जाते। वो आदमी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बारकस थालिया को घूरने लगता है और थालिया अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। बारकस कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। थालिया सोचती है अभी मैं एक भयानक घटना का शिकार होने से बची, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर वो क्यों इतना उदासीन बर्ताव कर रहा है। फिर वो लोग क्वार्टर तक पहुंच जाते। थालिया कहती है कि मेरी जगह आ गई है, अब मुझे फॉलो करना बंद करो। लेकिन तभी बारकस दीवार पर हाथ लगाकर उसे साइड में कर लेता है। थालिया को समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। बारकस गुस्से से कहता है कि अगर तुम आग से खेलोगी तो तुम्हारा जलना तय है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, या फिर तुम सच में अपने साथ इस तरह की लापरवाही करने का इरादा करती हो। बारकस की बात को सुनकर थालिया गुस्से में उसे थप्पड़ लगाने जा रही थी, लेकिन बारकस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे विनती करता कि थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि इस जर्नी के खत्म होने तक मैं हर परेशानी से बचना चाहता हूँ। मैं भरोसा करता हूँ कि अब से हम एक दूसरे को
समझेंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी थालिया इमेजिन करने लगती है कि उसने बारकस को चाकू मार दिया है और बारकस मर गया है और उसका वो लाल खून सफेद फूलों के ऊपर हर तरफ फैल गया है। लेकिन प्रेजेंट में उसे होश आता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है, बारकस को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा होकर फिर से मुड़ के उसे देखने लगता है। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं। सेरेमनी शुरू हो चुकी थी और थालिया सोचने लगती है कि मानो जैसे कुछ कल हुआ ही नहीं था। फिर देखते हैं एक सर्वेंट उसे बुलाने के लिए आया था और कहा था कि ये इंपीरियल फैमिली के लिए जरूरी है, लेकिन थालिया ने कह दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और थालिया सोचने लगती है देखा जाए तो सेरेमनी को पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन क्राउन प्रिंस की वजह से वो वैसे ही चल रहा है जैसे कि उसे शेड्यूल करा गया था। वो प्रीस्ट इस बात से काफी ज्यादा खुश होगा कि उसे किसी नाजायज बच्चे को ब्लेसिंग नहीं देनी पड़ रही है। अब मैं दोबारा से सोच रही हूँ क्या मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन तभी उसकी नजर बारकस पर पड़ती है जो कि आइला के साथ था। ये देखते ही वो पर्दे लगा देती है और लेटकर सोचने लगती है मुझे तो पता भी नहीं है कि इन दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है। फिर वो बारकस की कोल्ड आइस को याद करती है और सोचती है अब तो वो मुझसे पूरी तरह से तंग आ चुका होगा। वो याद करती जब बारकस ने कहा था कि अगर तुम आग से खेलोगी तो तुम्हारे ही हाथ जलेंगे। और थालिया सोचने लगती है ऐसा ही कुछ महीने पहले मेरे 16वें बर्थडे पर हुआ था। बारकस उस वक्त 20 साल का हुआ था। मेरे साथ उसके रहने का कॉन्ट्रैक्ट तभी तक था जब तक मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी नहीं आ जाती। फिर सीधा पास्ट का सीन देखते हैं। थालिया तैयार होकर बाहर आती है और कहती है कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, क्या मैं थोड़ी और मैच्योर लग रही हूँ। और थालिया सोचने लगती इसलिए मैं उस वक्त बेचैन हो रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी नजरें मेरे ऊपर पड़े। वो फिर से बारकस से कहती है कि मैंने तुमसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। बारकस कहता है तुम बच्ची लग रही हो जो बड़ों के कपड़े पहनने का दिखावा कर रही है, ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। फिर थालिया रूम में आकर गुस्से से सोचती है मैं कसम खाती हूँ मैं इस इमोशनलेस डॉल का दिल एक बार तो जरूर धड़का कर रहूंगी। मुझे लगता है कि ये कपड़े ज्यादा रिवीलिंग हो जाएंगे। मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ उतनी ही मैं अपनी माँ की तरह दिख रही हूँ और वक्त नहीं लगेगा जब मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। वो फिर से बारकस को ड्रेस दिखाती है, लेकिन बारकस का चेहरा कुछ ऐसा बना हुआ था। थालिया कहती है कि मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आने वाली है तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगी, है ना। तभी बारकस कहता है कि जो ड्रेस तुमने सबसे पहले पहनी थी मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगी। थालिया कहती है कि अब क्या हो गया, तुम तो ऐसा दिखा रहे थे कि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि तुम वाकई ध्यान से सुन रहे थे, है ना। फिर थालिया सबसे पहली ड्रेस पहनकर आती है और बारकस बस उसे देखे जा रहा था और थालिया सोचने लगती है कि वो फिर से मुझे ऐसे देख रहा है। पता नहीं क्यों कभी कभी बारकस काफी अलग नजर आता है। उसके बात करने का तरीका भी काफी सॉफ्ट हो गया है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि बारकस सच में उदास हो रहा है क्योंकि हम लोगों के रास्ते अलग होने वाले हैं। फिर वो बारकस से कहती है अगर मैं इस ड्रेस में डांस करूंगी तो मैं एक फेरी की तरह लगूंगी। इस तरह से वहाँ पर पुतले की तरह मत खड़े रहो, मेरे साथ आकर प्रैक्टिस करो। और थालिया सोचने लगती हम लोगों ने साथ में इतना वक्त बिताया है तो ये जाहिर सी बात है कि हम में थोड़ा सा तो लगाव हो गया होगा। अगर पास्ट में देखा जाए तो वो 1 इंच भी नहीं हिलता था, लेकिन अब मैं उसे खींच रही हूँ तो वो भी मेरे साथ आ रहा है। ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। मुझे पता तो नहीं है लेकिन कुछ तो बदल गया है। फिर थालिया उसके साथ डांस करने लगती है और कहती है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे साथ डांस कर रहे हो। और बारकस तो बस हैरान होकर उसको देखा ही जा रहा था, लेकिन तभी थालिया का पैर एक बॉक्स से लड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। बारकस उसको पकड़ लेता है लेकिन उसका भी पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि नीचे बहुत कपड़े पड़े हुए थे। वो जल्दी से आगे आ जाता है और थालिया उसी के ऊपर गिर जाती है। बारकस कहता है क्या तुम ठीक हो। थालिया कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कमरे को साफ कर देना। बारकस कुछ ऐसा रिएक्शन बना लेता है क्योंकि वो एक रॉयल गार्ड है, कोई क्लीनर नहीं। थालिया कहती है अगर मुझे एक भी खरोच आई तो तुम तो गए और तुम कैसे बेकार रॉयल गार्ड हो। लेकिन वो जैसे ही उठने जा रही थी उसके बालों में दर्द होने लगता है। थालिया कहती है कि क्या तुमने मेरे बालों को खींचा। बारकस कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाल मेरी शर्ट के बटन में फंस गए हैं। बारकस जैसे ही हाथ ऊपर करता है थालिया के बाल भी खींचने लगते हैं और वो उसे मारते हुए कहती है मत करो बेवकूफ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन बारकस उसे घूरने लगता है। थालिया घुर्राते हुए कहती है अब क्या हो गया, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो सीधा मेरे मुंह पर बोलो। अब बारकस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो थालिया को थोड़ा और पास कर लेता है और उसके बालों को अपने बटन से निकालने लगता है। लेकिन थालिया तो ब्लश कर रही थी और सोचती है हम ज्यादा ही करीब नहीं हैं और इसके पास से मिंट की खुशबू आ रही है। फिर वो
बारकस से कहती है अगर मेरा एक भी बाल टूटा ना तो तुम तो गए, लेकिन बारकस उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी थालिया की नजर उसके नेक पर पड़ती है और वो और ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो सोचने लगती है ये क्या हो रहा है, मैं इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रही हूँ, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। ऐसे तो वो हर काम इतनी जल्दी कर देता है तो फिर इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। और वो बारकस से कहती है बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे बाल को काट दो। बारकस अपने पास से खंजर निकाल लेता है। थालिया कहती है प्लीज ज्यादा बालों को मत काटना, लेकिन बारकस उसके बालों को कुछ नहीं करता बल्कि अपने बटन ही को तोड़ देता है। थालिया जाकर उस बटन को पकड़कर बैठ जाती है। बारकस कहता है कि तुम कब तक वहाँ पर बैठे रहने का प्लान कर रही हो। थालिया उसको बटन देने लगती है। बारकस कहता है अब इसका कोई भी काम नहीं है, इसे फेंक दो। फिर थोड़ी देर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। बारकस कहता है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। थालिया उस बटन को अपने ज्वेलरी बॉक्स में संभाल कर रख देती है और सोचने लगती है उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। जो अजीब एहसास मेरे दिल में हो रहा था, शायद से कोई रास्ता नहीं है लेकिन शायद से है, लेकिन ये जो मेरी हैप्पी फैंटेसी थी ये ज्यादा वक्त तक नहीं रही क्योंकि कुछ दिनों बाद बारकस और आयला की एंगेजमेंट की खबर आ गई। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। जब थालिया को ये खबर पता चलती है तो वो भागते हुए जा रही थी और सोच रही थी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बारकस और आयला की एंगेजमेंट। वो दरवाजा खोलने जा रही थी तभी उससे किसी लड़की की आवाज आती है। वो देखती है तो एक लड़की ने बारकस को गले लगा रखा था और वो कह रही थी तुम उससे प्यार नहीं करते ना, तुम उससे सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के कारण शादी कर रहे हो, प्लीज मुझे बता दो कि ये सब कुछ सच है। और थालिया सोचने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है। बारकस कहता है कि मुझे समझ नहीं आता मेरा जवाब तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है, अगर ये सब कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण हो रहा है तब भी क्या कुछ बदलेगा। मैंने वादा करा है कि मैं पहली प्रिंसेस को अपनी बीवी बनाऊंगा और मैं अपने उस वादे को जरूर पूरा करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो, लेकिन मैंने तुमसे शुरुआत से ही ये बात बता दी थी कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हारी फीलिंग्स को वापस करने का। मुझे उम्मीद है कि अब हमें इस तरह से नहीं मिलना पड़ेगा कि हम दोनों अनकंफर्टेबल ही हो जाए। अब एंगेजमेंट ऑफिशियल हो चुकी है तो मैं नहीं चाहता कोई भी बेवजह के स्कैंडल बने। ये सुनते ही थालिया वहाँ से भागना शुरू कर देती है और सोचती है अगर मैं थोड़ा और जल्दी चली गई होती तो क्या उस लड़की की जगह वहाँ पर मैं खड़ी होती। क्या होता अगर बारकस मुझे उन्हीं नजरों से देख रहा होता जब मैं उससे प्यार की भीख मांग रही होती। अगर वो भी मुझे एक कीड़े की तरह ट्रीट करता तो मैं तो उसी वक्त मर जाती। अब मैं उस लड़के से बहुत ज्यादा डरने लगी हूँ कि वो लड़का अपने सिर्फ कुछ शब्दों से मुझे मौत के मुंह में ढकेल सकता है। वो बाहर आती है तभी बारकस भी आकर कहता है कि ये खतरनाक है, लेकिन थालिया उसके हाथ को झटक कर कहती है कि मेरे पास मत आना। और बारकस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आया थालिया ने ऐसा क्यों करा। थालिया सोचने लगती है अगर मैं अपनी इन फीलिंग्स को काबू में नहीं रख सकी तो अंत में मुझे ही दर्द झेलना पड़ेगा। उसके बाद मैं पहले से कई ज्यादा स्ट्रगल करने लगी। मैंने जानबूझकर उस ड्रेस को पहना जो कि बारकस ने कहा था कि मुझ पर सूट नहीं करती, और एम्प्रेस के पैलेस में जो भी दावत रखी जाती थी मैंने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। और वहाँ पर जो लोग थे वो कह रहे थे तुम तो एकदम लेडी सेनेवियर की तरह दिखने लगी हो। और थालिया सोचने लगती है पूरा हॉल मेरी माँ के प्रशंसकों से भर गया। शायद से मैं बस शो ऑफ करना चाहती थी, उसे ये दिखाना चाहती थी कि जरा देखो तुम क्या खो रहे हो, कितने लोग मुझे पाना चाहते हैं। मैं आयला से ज्यादा खूबसूरत बनूंगी, अपनी माँ की तरह खूबसूरत बनूंगी। तो फिर तुम अभी तक इतने ज्यादा इंडिफरेंट क्यों हो। मेरे साथ 7 सालों तक रहने के बाद भी क्या तुम मेरे लिए जरा सी भी फिक्र नहीं दिखा सकते या फिर मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। फिर देखते हैं कि थालिया ने बहुत पी ली थी और सब उसकी मदद करने आ रहे थे और थालिया सोचने लगती है कि ये लोग मुझे एक डॉल की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वो आंखें पूरी तरह से आकर्षण से भरी हुई हैं। ये लोग मुझे ऐसा महसूस करवा रहे हैं जैसे कि मैं गॉडेस हूँ। अगर मेरे पास ये है तो मेरे पास बारकस नहीं है, क्या ये एक मामूली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो सब लोगों के साथ बैठी कार्ड खेल रही थी तभी एक आदमी कहता है कि अब वक्त आ नहीं गया है कि आप मेरे नाम को याद रखें। थालिया कहती है तुम्हारा नाम एलिस है ना। वो आदमी कहता है कि एलिस तो नहीं है लेकिन एलिस जैसा दिखता हो तो कोई बात नहीं। तभी दूसरा आदमी कहता है प्रिंसेस क्या आपको मेरा नाम याद है। थालिया कहती है तुम्हारा नाम हेलेना है ना। वो आदमी कहता है पिछली बार आपने मुझे बेटी बुलाया था। और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और बारकस वहाँ पर खड़ा होकर उनको देख रहा था। तभी एक और आदमी आकर कहता है योर हाइनेस लगता है कि आपने बहुत ज्यादा पी ली है। थालिया उसे मेगस कहकर पुकारती है। मेगस कहता है कि मैं आपके
आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। आपकी एज की उम्र की प्रिंसेस को कार्ड्स के बजाय इसको खेलना चाहिए। थालिया कहती है ये क्या है, अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मेगस कहता है क्या हम लोग उस पजल को खत्म करें जो हम लोगों ने पिछली बार शुरू करा था। और थालिया सोचने लगती है कि ये आदमी मुझे अजीब तरह से ट्रीट करता है, इसने मुझे कभी भी टच नहीं करा, ये बस मुझे गिफ्ट देता है और खिलौनों के बारे में बताता है। फिर वो लोग खेलने लगते हैं और मेगस कहता है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ इसलिए आप शांत रहिए। फिर वो उसके ग्लास को ले लेता है और कहता है प्रिंसेस आपको ज्यादा नहीं पीना चाहिए, आप इन बेकार चीजों को अपने पास क्यों रखती हैं, ये आपके लिए अच्छी नहीं है योर हाइनेस। थालिया को उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था और वो सोचने लगती है कि अगर मेरे पास अंकल होते तो क्या उसका एहसास कुछ ऐसा होता, लेकिन अफेक्शन की लालच में मैंने बहुत जल्दी अपनी सुरक्षा को ढील दे दी। वो शाम का वक्त था मेरी कमिंग एज ऑफ सेरेमनी के 4 दिन पहले। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि मेगस थालिया के घर पर गिफ्ट लेकर आता है और कहता है कि योर हाइनेस देखिए मैं वो पजल लेकर आ गए हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैंने ये ढूंढने में कितनी ज्यादा मेहनत करी है, मैंने तो एम्परर के गिफ्ट पे भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। थालिया कहती है कि मेगस तुम्हें पता भी है कि क्या वक्त हो रहा है, और वो सोचने लगती है कि अभी बारकस की भी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका है। मेगस कहता है कि मैं ये गिफ्ट आपके बर्थडे पर देना चाहता था, लेकिन मुझे कल जल्दी ही कैपिटल को छोड़कर जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आने की इजाजत ले ली। प्लीज क्या आप इस बार मेरी रूडनेस को माफ कर देंगी। थालिया कहते हैं खैर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, तुम अंदर आ जाओ। और थालिया सोचने लगती है कि मेरे गार्ड और मेरी मेड्स के अलावा मैंने पहली बार किसी को अंदर आने दिया है, तो फिर मुझे किसी साफ जगह पर ले जाना चाहिए। क्या स्टडी रूम ठीक रहेगा? वो लोग स्टडी रूम में आ गए थे और थालिया बैठी पजल जोड़कर मिनी कासल टावर बना रही थी और मेगस को देखते हैं जो उसके सामने बैठा था और उसे देखे जा रहा था। थालिया कहती है हमने पूरे टावर को पूरा कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है जो कि कम टाइम में पूरा हो जाएगा। मेगस कहता है कि हाँ सही कहा, बस थोड़ी देर और। लेकिन तभी थालिया सामने देखती है, उसे एहसास होता है मेगस उसके काफी करीब आ गया था और वो सोचने लगती है कि ये क्या हो गया, ये इतने करीब कब आ गए। अभी के लिए वो कुछ बोलती नहीं क्योंकि माहौल ऑकवर्ड हो सकता था, इसीलिए वो बाकी बचे पीसेस की तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी मेगस खड़ा होकर उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। अचानक से वो थालिया के पास आकर उसके हाथों पर हाथ रख देता है और सिर्फ इतना ही नहीं वो उसकी कमर को जोर से पकड़ लेता है। थालिया तो वहीं पर जम सी जाती है। मेगस कहता है कि बस थोड़ी देर और रुको योर हाइनेस, तुम्हारी बॉडी से एक मीठी सी खुशबू आ रही है, तुम वही परफ्यूम ऑयल का इस्तेमाल करती हो जो कि तुम्हारी माँ करती है। लेडी सेनेवियर के बालों के अंदर से भी सेम यही खुशबू आती है। एक बार जब आप इस सुगंध में मदहोश हो जाते हैं तो फिर आपको इसकी लत लग जाती है कि आप इसे सूंघते ही रहते हैं। वो उसकी चेस्ट को भी टच करने लगता है, लेकिन तभी थालिया चिल्ला कर कहती है नहीं। लेकिन टेबल और चेयर इधर उधर बिखर गई थी। मेगस उसके ऊपर चढ़ गया था और थालिया सोच रही थी मुझे भागना होगा, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन मेगस उसके पैर को पकड़कर फिर से खींच लेता है। थालिया उसे दूर करने के लिए घूम जाती है, लेकिन मेगस उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि बस थोड़ी देर ऐसे ही रुकी रहो। वो घिनौने तरीके से थालिया के मुंह को चाटने लगता है और कहता है कि लेडी सेनेवियर, आप जानती हैं कि मैंने आपको कितना ज्यादा मिस करा। इस तरह से कांपने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो दर्द है वो बस कुछ पल के लिए रहेगा और जल्दी ही योर हाइनेस को भी अच्छा लगने लगेगा। लेकिन इससे पहले कि मेगस कामयाब होता कोई आकर उसे पकड़कर खींच लेता है। थालिया खुद को संभालती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। देखते हैं कि वहाँ पर बारकस आया था जो मेगस के सर को पकड़कर जमीन पर पटकने लगता है। मेगस बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है और बारकस शांत आवाज में थालिया से कहता है थालिया अपने कमरे में जाओ। वो फिर से मेगस के सर को पटकने लगता और मेगस कह रहा था कि चलो बैठकर बात करते हैं, मुझे छोड़ो। लेकिन बारकस की आंखों में साफ दिख रहा था कि वो मेगस को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। थालिया को देखते हैं जो वहीं पर बैठी कांप रही थी। उसे बारकस की आवाज नहीं सुनाई दी थी क्योंकि बारकस ने पहली बार उसे इतने शांत तरीके से कहा था। तभी बारकस फिर से थालिया की तरफ देखकर कहने लगता है थालिया रोम गिरटा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? मैंने तुमसे कहा ना कि अपने कमरे में जाओ। लेकिन थालिया को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, वो वहीं पर बैठी कांप रही थी। तभी बारकस चिल्ला कर कहता है कि मैंने कहा कि अभी जाओ। तभी थालिया को होश आता है, वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो आकर अपने
कमरे में बैठ जाती है। उसे बहुत ज्यादा उल्टी महसूस हो रही थी और वो सोच रही थी मुझे दर्द हो रहा था, वो बहुत घिनौना था और बारकस ने मुझे देखा। वो अपने नाखूनों से खुद की बॉडी को नोचना शुरू कर देती है और सोच रही थी कि नहीं, ये सब कुछ सपना है, ये सब भयानक सपना है। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसके बाद पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने बारकस खड़ा हुआ था।